जब लाइकेन ने उसकी तरफ अपने दांत दिखाए तो जियांग फेई ने मजाक उड़ाया। वो उछलकर एरियल के पास पहुंच गया। रुको, मुझे देखने दो, जियांग फेई ने एरियल को हमला करने से रोकते हुए कहा। वो अकेले ही उन दोनों लाइकेन से लड़ना चाहता था। उसे अभी अभी बायो पोशन से एक तगड़ा पावर बूस्ट मिला था। अब अपनी नई ताकत को टेस्ट करने का टाइम आ गया था। जो दो लाइकेन्स जियांग फेई की तरफ आ रहे थे वो लेवल 4 की एडवांस स्टेज पर थे। अगर 10 दिन पहले जियांग फेई का सामना इन दोनों से होता तो उसे भागना पड़ता। बायो पोशन लेने और लेवल 4 की पिनेकल स्टेज तक पहुंचने के बाद जियांग फेई आराम से इन मॉन्स्टर्स को हरा सकता था जो सिर्फ अपनी ब्लड लाइन पर डिपेंड करते थे। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट्स, यूरोपियन नाइट्स या पैलेडिन से लड़ना अभी भी जियांग फेई के लिए एक चैलेंज होता। उन सभी ने प्योर ट्रेनिंग से अपनी ताकत हासिल की थी। जैसे ही लाइकैन अपने पंजों से जियांग फेई के टुकड़े करने वाला था, जियांग फेई घूमा और उन पंजों को अपनी चेंगिंग सॉर्ड पर टकराने दिया। पंजे और ब्लेड के टकराते ही चिंगारियां उड़ने लगीं। लाइकैन के हमले के मोमेंटम को संभालने के लिए जियांग फेई ने अपनी तलवार घुमाते हुए उसी जगह पर तेजी से चक्कर काटा। उस जोरदार सॉर्ड स्विंग से दोनों लाइकैन्स हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। मौका बिना गवाए जियांग फेई बर्फीले फर्श पर तेजी से फिसला और अभी अभी खड़े हुए एक लाइकन पर सीधा थ्रस्ट मार दिया। झन, एक जोरदार धातु के टकराने की आवाज आई और चेंगिंग सॉर्ड झटके से दूर छिटक गई। बाप रे, इसकी खोपड़ी तो बहुत सॉलिड है, जियांग फेई ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। जियांग फेई हैरान था कि सिर्फ एक हेडबट से उसकी तलवार छिटक गई थी। उसे लगा था कि ब्लेड में मेटल की पावर डालना इसका सिर काटने के लिए काफी होगा। यह देखकर कि दुश्मन इतना भी स्ट्रांग नहीं है। दोनों लाइकन जोर से गुर्राए और जियांग फेई पर कॉम्बो अटैक कर दिया। बढ़िया है, एक आओ या दो, मैं तुम सबका सिर वैसे ही काटूंगा। जियांग फेई दहाड़ा। जियांग फेई कोई सीजन्ड हंटर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि भेड़ियों का सिर मजबूत और पूंछ फुर्तीली होती है, पर उनका पेट वीक होता है। भले ही लाइकन्स भेड़िए नहीं थे, फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी ही। जब लाइकन्स अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करने के लिए बट गए तो जियांग फेई ने बचने और डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। उसके पास ऐसा आर्मर था जो करीब से चली गोलियों को भी रोक सकता था। फिर भी उसे पता था कि लेवल 4 के लाइकन्स उसे कागज की तरह आसानी से फाड़ सकते हैं। जियांग फेई लगातार हमलों से बचता और उन्हें रोकता रहा जब तक कि वो उनके मूवमेंट और अटैक करने का तरीका समझ नहीं गया। उसके बाद ही उसने अपना काउंटर अटैक शुरू किया और ऑफेंसिव मोड में आ गया। इतने सारे क्लॉ अटैक्स को रोकने के बाद जियांग फेई को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस मिल गई। जब भी वो पंजा मारने की कोशिश करते उन्हें अपने हाथ ऊंचे उठाने पड़ते थे। ठीक उसी वक्त उनका पूरा सीना खुला रह जाता था। ये समझ आते ही जियांग फेई ने एक के बाद एक कई कट्स मारे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। ये अभी भी कैसे हिल रहे हैं? जियांग फेई ने सोचा। उनके साइड और पेट पर लगे घाव उन्हें कमजोर करने के लिए काफी थे, फिर भी उनके धीमे पड़ने का कोई नामोनिशान नहीं था। उल्टे, लाइकन्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मूव कर रहे थे। नॉर्मल आंखों से देखने पर वो सिर्फ धुंधले साए की तरह लग रहे थे। जियांग फेई ने उन खूंखार लाइकेंस की बराबरी करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन इसका कोई अंत नहीं लग रहा था। आखिर में नौबत यहां तक आ गई कि जियांग फेई उनकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। ये लाइकेंस के ट्रेट्स में से एक था। उन्हें जितनी ज्यादा चोट लगती वो उतने ही ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। अगर इसका कोई नाम होता तो इसे बर्सर्क कहा जाता। उनके शरीर पर जितने ज्यादा कट्स लगते जा रहे थे उनकी आंखें उतनी ही लाल चमकने लगी और उनकी मूवमेंट स्पीड और स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ने लगी। लाइकैन पर और ज्यादा कट्स मारने की पागलपन भरी कोशिश में जियांग फेई का ध्यान अपने पैरों से हट गया और वो खून से सनी फिसलन भरी बर्फ पर फिसल गया। उसी पल एक लाइकन ने मौका देखकर जियांग फेई की तरफ छलांग लगा दी। उसके दांत जियांग फेई का गला चीरने के लिए खुले हुए थे। HMPH, इसे काटकर दिखाओ। जियांग फेई दहाड़ा। उसने गिरने के मोमेंटम का इस्तेमाल किया और खुद को वापस पैरों पर खड़ा कर लिया। उसे पता था कि वो अब लाइकन्स की स्पीड मैच नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लड़ाई यहीं रुकने वाली थी। लाइकन किसी मिसाइल की तरह उसकी तरफ आ रहा था। फिर भी जियांग फेई ने सही टाइमिंग पकड़ ली। उसने अपनी तलवार में एक बार फिर मेटल की पावर डाली। वो लगातार उसमें पावर भरता गया जब तक कि एक्स्ट्रा पावर तलवार के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक सॉ की तरह भिनभिनाने नहीं लगी। तभी लाइकन को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और जियांग फेई का शॉर्ट थ्रस्ट भी एकदम सटीक था। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, जियांग फेई की तलवार उसके दांतों के बीच से घुसकर सिर के पीछे से आर पार निकल गई। उसकी खोपड़ी के आर पार वार करना भले ही मुश्किल था, लेकिन लाइकैन का गला और मुंह अभी भी सॉफ्ट और वल्नरेबल थे। जियांग फेई बिना मेटल की पावर डाले भी लाइकैन को इसी तरह मार सकता था। लाइकैन का गला पार हो चुका था, फिर भी उसकी तुरंत मौत नहीं हुई। इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद लाइकैन की कमाल की लाइफ फोर्स ने उसे मरने नहीं दिया। जब तक तलवार उसके मुंह में रही वो पूरी तरह होश में था, लेकिन बिना तुरंत ट्रीटमेंट के लाइकैन कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता। तूने उसे मार डाला, दूसरे लाइकैन ने अपनी खून से लाल आंखों के साथ दहाड़ते हुए कहा। ओ, तो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? क्या मैं तुम्हें भी दूसरी तरफ भेज दूं ताकि वो अकेला महसूस न करे? जियांग फेई ने अपनी तलवार इतनी जोर से झटकी कि ब्लेड पर लगा खून बर्फ पर बिखर गया। जियांग फेई अपने फाइटिंग स्टांस में वापस आ गया और दूसरे लाइकैन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मेटा ह्यूमन सोसाइटी में रहने के बाद वो अब कोई सीधा साधा शट इन नहीं रह गया था।
उसने उनसे सबसे जरूरी सबक पावर का सीखा था। पावर ही सब कुछ थी। दूसरा सबक बिल्कुल सिंपल था, या तो मारो या फिर मर जाओ। इस जालिम दुनिया में कोई भी फेयर प्ले नहीं करता था। लाइकेन खूंखार तरीके से जियांग फे पर गुर्राया और उसकी तरफ छलांग लगा दी। अपने दोस्त की गलती से सीखते हुए उसने जियांग फे को काटने की कोशिश नहीं की। वो दुश्मन को अपने मुंह पर वार करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। तुम तो बड़े समझदार पिल्ले निकले। जियांग फे ने घमंड से मजाक उड़ाया और जमीन पर एक जोरदार किक मारकर खुद को आगे की तरफ बूस्ट किया। वो किक इतनी जोरदार थी कि जमीन पर एक गड्ढा बन गया। अगले ही पल, इससे पहले कि गड्ढा बनने की आवाज लाइकेन के कानों तक पहुंचती, जियांग फे उसके ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। ये कैसे? समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस मर जा। कुछ भी रिएक्ट न कर पाने की वजह से लाइकेन हर तरफ से हमलों के लिए खुल गया था। जमीन पर एक और किक मारते हुए जियांग फे ने अपनी तलवार सीधा लाइकेन के गले की तरफ दे मारी। लाइकेन उस हमले से बच नहीं पाया, लेकिन वो इतना तेज जरूर था कि उसने जियांग फे की तलवार को हवा में ही पकड़ लिया। भले ही उसने अपना गला कटने से बचा लिया था, लेकिन तलवार को इतनी जोर से पकड़ने की वजह से उसकी हथेलियों में गहरे कट लग गए थे। रोअर। लाइकेन जोर से गुर्राया और तलवार पर साइड से मुक्का मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। झन। HMPH, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तलवार को तोड़ सकते हो? ये कोई आम तलवार नहीं है, जियांग फे ने मजाक उड़ाया। उसने ब्लेड में ओरिजिन फोर्स डाली और झटके से अपनी तलवार पीछे खींच ली, जिससे लाइकेन की हथेली पूरी तरह कट गई। अब नीचे बैठ। जियांग फे दहाड़ा। उसने अपनी तलवार की फ्लैट साइड का इस्तेमाल किया और लाइकेन को हथौड़े की तरह मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस बार उसने तलवार में लाइटनिंग की पावर डाल दी थी और एक जोरदार थ्रस्ट मारा। जैसे इतना ही काफी ना हो, उसने उसी वक्त लाइकेन के शरीर को कुचलने के लिए गेल थंडर किक का भी इस्तेमाल किया। धड़ाम। उस जोरदार टक्कर से बने एक बड़े से गड्ढे के अंदर लाइकेन जमीन में पूरी तरह धंस चुका था। जियांग फे आसमान से नीचे कूदा। नीचे आते ही उसने अपनी तलवार में एक बार फिर मेटल की पावर डाली और सीधा लाइकेन की आंखों में घोंप दी। लाइकेन दर्द से चीख पड़ा, क्योंकि उसे अपने अंदर धंसते ब्लेड का एक एक इंच महसूस हो रहा था। लाइकेन्स की सुपीरियर लाइफ फोर्स होने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उन्हें दर्द भी ज्यादा सहना पड़ता था, क्योंकि वो इतनी आसानी से मरते नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांग फे को हर बार बायोपोशन पीने के बाद महसूस होता था। अर्घ। जियांग फे गुर्राया और उसने जमीन पर जोरदार किक मारी, ताकि उस थ्रस्ट से वो ब्लेड को उसकी आई सॉकेट के और अंदर धकेलकर सीधे उसके दिमाग तक पहुंचा सके। ब्लेड उसके दिमाग के बीचों बीच पहुंच चुका था, फिर भी लाइकेन लगातार हिल और तड़प रहा था। वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। लाइकेन जोर से गुर्राया और उसने अपने पंजों को एनर्जी से चार्ज कर लिया, जिससे उनमें से एक नीली रोशनी चमकने लगी। बौखलाकर लाइकेन ने जियांग फे पर सीधा वार किया, ताकि वो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सके। व्हाट द हेल, तू अभी तक जिंदा कैसे है? ऊपर की तरफ छलांग लगाकर उस पंजे से बचते हुए जियांग फे गुर्राया। खुद को बचाकर दूर जाने की बजाय जियांग फे पीछे की तरफ सीधा लाइकेन के कंधे पर उतरा। उसने अपनी तलवार को जोर से तिरछा खींचा, ताकि उसका सिर हॉरिजॉन्टली कट जाए। ब्लेड उसकी आई सॉकेट में बुरी तरह फंस चुका था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था, लेकिन जियांग फे का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस बेचारे लाइकेन को ब्लेड की हर छोटी सी मूवमेंट का दर्द सहना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर घूम रही थी। दर्द इतना खौफनाक था कि लाइकेन तड़प कर चीख पड़ा, लेकिन ये दर्द उसे शॉक में डालने के लिए काफी नहीं था। HMPH, देखते हैं इसके बाद तू कैसे जिंदा बचता है। जियांग फे पहले ही उस वैम्पायर को बचा चुका था। उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक और आदमी की कोई जरूरत नहीं थी। जियांग फे ने तलवार के हिल्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और उसमें अपनी सारी ओरिजिन फोर्स की पावर डाल दी। वो एनर्जी सीधे हिल्ट से होते हुए तलवार की नोक तक बहने लगी। अब इसे फील कर, जियांग फे जोर से चिल्लाया और उसने तलवार के अंदर की पावर को लाइकेन के दिमाग के ठीक अंदर एक्सप्लोड कर दिया। एक घिनौने एक्सप्लोजन के बाद भी जियांग फे उस लाइकेन की खोपड़ी नहीं तोड़ पाया था, लेकिन हड्डियों के उलट लाइकेन का दिमाग अभी भी आम टोफू की तरह सॉफ्ट ही था। उस एक्सप्लोजन ने तुरंत लाइकेन के पूरे दिमाग, आंखों, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को उसकी आई सॉकेट से बाहर निकाल फेंका था। इसके बावजूद लाइकेन अभी भी हाथ पैर मार रहा था। जियांग फे जानता था कि लाइकेन पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन उसके अंदर मौजूद उस पावरफुल लाइफ फोर्स की वजह से उसका शरीर अभी भी कुछ मिनटों तक तड़पता रहा, मरने से पहले आखिरी बार हिलने की पूरी कोशिश करते हुए। क्या मस्त बॉडी वेस्ट हो गई, जियांग फे ने कहा। उसने अपनी मुट्ठी में फायर की पावर चार्ज की और दोनों डेड बॉडीज को जलाकर राख करने के लिए उन पर ब्लास्ट कर दिया। अगर जियांग फे ने उन्हें नहीं जलाया होता तो 0541 उनके बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके बायोपोशंस बना सकता था, लेकिन जियांग फे के पास बायोपोशंस बनाने के लिए लेवल 5 के मटेरियल्स का अनलिमिटेड सोर्स मौजूद था। उसे अब इन लाइकेन्स को संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जिंदा और होश में रहने वाले ह्यूमनॉइड बींग्स को बायोपोशन के मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल करने में जियांग फे को हमेशा अजीब सा लगता था। आधे घंटे बाद लाइकेन्स की बॉडीज पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थीं। जियांग फे वापस उस जगह गया जहां एरियल थी और उसने देखा कि जिस वैम्पायर को उसने बचाया था वो अभी भी बेहोश पड़ा था। ये कैसा है? मैंने इसे पहले ही पिल्स खिला दी थीं। मेरी पिल्स के बिना भी इसे अब तक उठ जाना चाहिए था, जियांग फे ने कहा। डियर, जब तुमने दूसरे लाइकेन को मारा था तभी इसे होश आ गया था। ये सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है।
एरियल ने जियांग फे को गले लगाने के लिए आगे झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाया। मैं समझ गया, जियांग फे ने धीरे से कहा और मुस्कुराया। लाइकेंस को जियांग फे के हाथों इतनी आसानी से हारता देखकर वैम्पायर अंदर तक डर गया होगा। उसका ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि चाइना और यूरोप के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। वो शायद इसलिए डरा हुआ था क्योंकि चाइना यूरोपियन चर्च के लिए अपनी दुश्मनी छिपा रहा था। उसे इस बात का ज्यादा डर था कि कहीं लाइकेंस को मारने के बाद वो उसे भी न मार दे। जब वैम्पायर मौत के मुहाने पर था तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जियांग फे दोस्त था या दुश्मन। उसने मदद के लिए गिड़गिड़ाया और जब वो ठीक हो गया तो उसने जियांग फे से बचकर भागने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। ओ वेल, इसे वापस उठाकर ले जाना बड़ी सिरदर्दी होगी। बेहतर होगा कि मैं यहीं इसकी कहानी खत्म कर दूं, जियांग फे ने जानबूझकर जोर से कहा। रुकिए। वैम्पायर तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगा। मैं ठीक हूं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वैम्पायर समझ गया था कि अगर जियांग फे उसे मारना चाहता तो वो आसानी से ऐसा कर सकता था। उसने अभी अभी जियांग फे की ताकत देखी थी और अगर वो कुछ करना चाहता तो उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? जियांग फे ने बड़ी कोल्ड आवाज में कहा। मैं सच में माफी मांगता हूं। प्लीज मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए, अपना सिर झुकाते हुए वैम्पायर ने कहा। जिस आदमी ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, उससे झूठ बोलना जारी रखना खुदकुशी करने जैसा था। डरो मत, पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और वो दोनों कुत्ते तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? जियांग फे ने उसे घूरते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा। सर, मेरा नाम फ्रैंको है। मैं वैम्पायर बंद में बस एक मामूली मार्क्विस हूं। सर, सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसका पीछा किया जा रहा था। पूरा बंद खतरे में है क्योंकि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनमें से हर एक को, फ्रैंको ने कहा। तुम्हारे लॉर्ड का क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। काउंट ड्रैक्युला मारे जा चुके हैं, फ्रैंको ने उदास होकर कहा। क्या तुम श्योर हो? जियांग फे ने पूछा। वो जानता था कि अगर ऐसे प्योर ब्लडेड वैम्पायर की बॉडी अभी भी मौजूद होती तो उसे रिवाइव करने का चांस था। हाँ, उनके रिमेन्स को होली वाटर से प्योरीफाई कर दिया गया और लेवल 5 ग्रेट गॉड्स अपोस्टल ने उन्हें जला दिया। उनका नामो निशान तक नहीं बचा। लेवल 5 वैम्पायर भी मारा गया। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था जो वो सब तुम पर इतना भड़क गए? जियांग फे ने कहा। कुछ नहीं, हम बस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, यही हमारा कसूर है, फ्रैंको ने कहा। जियांग फे हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। अगर वो पावरफुल थे तो शिकार होने के बजाय वो शिकारी क्यों नहीं बने? मुझे समझाना होगा, फ्रैंको ने कहा। उसकी जान अब जियांग फे नाम के उस आदमी के हाथों में थी। अब सच छिपाने की कोई वजह नहीं बची थी। सिचुएशन वैसी ही थी जैसी फ्रैंको ने बताई थी। पावरफुल होना ही उनका कसूर था। म्यूटेंट्स को बायो ह्यूमन रिसर्च की टेक्नोलॉजी मिल गई थी। नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। लेकिन रिसर्च से एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। म्यूटेंट्स के पास बायो ह्यूमन्स बनाने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल इंग्रेडिएंट की कमी थी, जैसी जापानीज ने यूज की थी पावरफुल लाइफ फोर्स। जापानीज ने अपने बायो ह्यूमन्स के प्रोडक्शन के लिए जिन मटीरियल्स का इस्तेमाल किया था वो या तो पकड़े गए कैदी थे या फिर जापान की रखवाली करने वाले लेवल 5 एलियन बीस्ट का मांस और खून। जापानीज ने उस बीस्ट का ख्याल रखा था और बदले में उस बीस्ट ने उन्हें खुद का इस्तेमाल करने दिया था। अब लेवल 5 एलियन बीस्ट कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। वो डेस्परेट थे। उन्होंने रिसर्च पाने के लिए चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट अलायंस को पहले ही धोखा दे दिया था और फिर भी वो मटीरियल्स की कमी की वजह से बायो ह्यूमन्स बनाना शुरू नहीं कर पा रहे थे। जापान पर हमला करने की कीमत बहुत भारी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स और फाइटर्स खो दिए थे। अगर वो अपनी फाइटिंग फोर्स को वापस नहीं बढ़ा पाते तो आखिरकार दुनिया की बाकी फोर्सेज उन्हें निगल जाती। रिसर्च में बताया गया था कि बायो ह्यूमन्स बनाने के लिए मटीरियल्स बीस्ट ऑरिजिन के होने चाहिए। यहां तक कि लेवल 5 मेटा ह्यूमन्स भी काफी स्ट्रांग नहीं होते। इंसानी जीन्स इतनी इमेंस पावर्स को संभालने के हिसाब से बहुत वीक थे। आखिर में काफी रिसर्च करने के बाद म्यूटेंट ब्रदरहुड में किसी ने सुना कि वैम्पायर बंड के पास होली ग्रेल नाम की कोई चीज है। अफवाह ये थी कि उस ग्रेल में पहले वैम्पायर का खून था और ज्यादा मटीरियल्स की तलाश में डेस्परेट होकर म्यूटेंट जबरदस्ती यूरोपियन चर्च में घुस गए और होली ग्रेल की मांग करने लगे। चर्च के मेंबर्स और लाइकेंथ्रोप क्लैन पलटकर वार करने के काबिल नहीं थे, जबकि वैम्पायर बंड ने अपना सेक्रेड आर्टिफैक्ट देने से साफ मना कर दिया। इसलिए लाइकेंस ने म्यूटेंट्स की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और वैम्पायर से लड़ने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जियांग फे अब यहां खड़ा था। मैं समझ गया। उसे बचाने के तरीके सोचते हुए जियांग फे चुप रहा। होली ग्रेल कहाँ है? एरियल ने पूछा। अर्ग फ्रैंको गुर्राया क्योंकि उसे सेंस हो गया था कि एरियल सिर्फ एक लेवल 3 मेटा ह्यूमन थी। पहली नजर में वो उसे इग्नोर कर देता, लेकिन क्योंकि वो उसे बचाने वाले के साथ थी इसलिए उसे लगा कि उसे जवाब देना चाहिए। होली ग्रेल हर हाइनेस द काउंटेस की देखरेख में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और ना ही ये पता है कि होली ग्रेल कहाँ है। तुम्हारे बंध में कितने काउंट्स हैं? जियांग फे ने पूछा। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वो वैम्पायर बंध के बारे में नहीं जानता था। काउंट्स नहीं, वैम्पायर बंध को हमेशा 2 लीडर्स लीड करते हैं, काउंट और काउंटेस। काउंट ड्रैक्युला अब नहीं रहे, सिर्फ काउंटेस बिएट्रिस बची हैं और वो बदला लेने के लिए निकली हैं। बड़े शर्म की बात है, एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन
मुझे लगा था कि उस रेल्म पर राज करने वालों को कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि गॉडब्लेड के सामने वो भी बस आम इंसानों जैसे ही हैं, जियांग फे ने कहा। उसे सच में यकीन था कि लेवल 5 मेटा ह्यूमन इतने स्ट्रांग होंगे कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था कि जब वॉर सच में शुरू होगी तो गॉडब्लेड चलाने वालों के सामने वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। अब जियांग फे को समझ आ गया था कि वैम्पायर बंड को टारगेट क्यों किया जा रहा था। उसके दिमाग में सवाल ये था कि उसे इसमें इंटरफियर करना चाहिए या नहीं। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी दुनिया भर में बिखरे ब्रेवहार्ट के सारे पार्ट्स ढूंढना था। इस क्वेस्ट के साथ टाइम और एफर्ट की प्रॉब्लम थी। माना कि वो टाइम और एफर्ट लगाकर शिप के सारे अलग हुए पार्ट्स इकट्ठा कर लेगा, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो 1 घंटा लग सकता था, और अगर किस्मत खराब रही तो 10 साल भी लग सकते थे। शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी में भी शिप के सारे पार्ट्स ना मिल पाएं। ये सच में बहुत बड़ी सिरदर्दी वाली क्वेस्ट थी। दूसरी तरफ, अगर वो म्यूटेंट्स को होली ग्रेल हासिल करने से रोक देता तो वो वॉर के लिए म्यूटेंट्स के प्लान को डिले कर सकता था या उसे पूरी तरह रोक भी सकता था। इस मामले को लेकर उसके दिमाग में कुछ और बातें भी चल रही थीं। भले ही वो वैम्पायर्स को डिफेंड करने में हिस्सा लेता, लेकिन फिर भी शायद वो म्यूटेंट्स को होली ग्रेल हासिल करने से न रोक पाए। अगर ऐसा हुआ तो ये टाइम और एफर्ट की पूरी बर्बादी होगी। वो टाइम और एफर्ट जिसका इस्तेमाल वो ब्रेवहार्ट को ढूंढने में कर सकता था। जाओ, जाकर अपने बंध के बाकी लोगों को बताओ। अगर बंध जिंदा रहना चाहता है तो उनसे चाइना भागने के लिए कहो। काउंटेस से कहकर बंध के एक एक वैम्पायर को वहां इवैक्यूएट कराओ। और हाँ, होली ग्रेल को भी मत भूलना। एरियल वहां मौजूद थी। जियांग फे के पास उस आदमी पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि अगर वो झूठ बोलता तो एरियल बता सकती थी। क्योंकि वो सच बोल रहा था तो जियांग फे को समझ आ गया था कि वैम्पायर बंड के लिए चाइना के अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं बची थी। बाकी देश शायद उन्हें पनाह दे देते, लेकिन म्यूटेंट्स पक्का वहां भी अपना रास्ता बना लेते। जियांग फे उन्हें जिंदा बचने का आखिरी रास्ता दे रहा था। अगर बंड चाइना चला जाता तो जियांग फे अलायंस को उन्हें शेल्टर और प्रोटेक्शन देने के लिए इन्फॉर्म कर सकता था। अगर होली ग्रेल चाइना में आ जाता तो म्यूटेंट्स के लिए फर्स्ट वैम्पायर का खून हासिल करना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता। ये उसके लिए ब्रेवहार्ट ढूंढने का एक्स्ट्रा टाइम निकालने का एक बहुत ही जीनियस तरीका था, जिससे वैम्पायर बंड को जिंदा बचने का सपोर्ट भी मिल जाता और म्यूटेंट की प्रोग्रेस भी स्लो हो जाती। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना एहसान जताने के लिए बर्फ पर अपना सिर रगड़ते हुए फ्रैंको रो पड़ा। उसे शुरू में लगा था कि जियांग फे बहुत बड़ा एहसान करके उसे बस आज़ाद छोड़ देगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जियांग फे ने उसे और उसके लोगों को जिंदा बचने का एक जरिया भी दे दिया था। उसके बात करने के तरीके से फ्रैंको समझ गया था कि जियांग फे अलायंस में बहुत इज्जतदार इंसान था। उसकी बातें पत्थर की लकीर थीं। ठीक है, अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि बंध के बाकी लोग भी शांति से अपनी ताकत वापस पाना चाहेंगे, जियांग फे ने कहा। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं अपने महान बचाने वाले का नाम जान सकता हूं? मैं बस वैम्पायर बंध को ये बताना चाहता हूं कि उन पर अपनी जान का एहसान किसका है, फ्रैंको ने अपने दिल की गहराइयों से कहा। अगर उन्हें चाइना में पनाह मिल जाती तो वो पक्का खत्म होने से बच जाते, क्योंकि अभी की सिचुएशन में अलायंस के अलावा कोई भी म्यूटेंट से नहीं लड़ सकता था। जियांग फे, ये आप हैं? द वन एंड ओनली, फ्रैंको ने हाफते हुए कहा। ये नाम मेटा ह्यूमंस के बीच जंगल की आग की तरह फैल रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो असल में कौन था, बस इतना पता था कि वो चाइना का रहने वाला एक आदमी था। उस दिन उस ठंडे बर्फीले टंड्रा में उसने ना सिर्फ जियांग फे की पावर देखी थी, बल्कि उसने उसकी जान भी बचाई थी। शीश, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम वैम्पायर बंड को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, जियांग फे ने कहा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रैंको हवा के एक झोंके के साथ वहां से निकल गया। जियांग फे की आइडेंटिटी जानने के बाद फ्रैंको को बहुत राहत और खुशी मिली थी। उसकी जान उस लेजेंडरी आदमी ने बचाई थी जो सारे मेटा ह्यूमन के बीच फेमस था। एक पावरफुल लेवल 4 फाइटर जिसके पास 2 लेवल 5 मास्टर्स का सपोर्ट था। उनमें से एक तो मशहूर जुगे शंजन भी था, एक रहस्यमयी आदमी जो यूनिवर्स से भी महान था। जब ऐसा इंसान वैम्पायर बंड को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो उनका जिंदा बचना पक्का था। उसे अपने लोगों को ये गुड न्यूज सुनाने के लिए जल्दी निकलना ही था। फ्रैंको के जाने के बाद उसकी बातों पर फ्रैंको का रिएक्शन देखकर जियांग फे ने एक गहरी सांस ली। जियांग फे ने उन्हें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दी थी, बल्कि सेफ्टी तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता बताया था। म्यूटेंट्स, चर्च और लाइकेंथ्रोप्स अभी भी उन्हें खत्म कर सकते थे। उनके लिए दुनिया के एक कोने से सेफली चाइना पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला था। इसीलिए जियांग फे ने गहरी सांस ली थी। उसे फ्रैंको और उसके बंध के सेफली चाइना पहुंचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये बस एक शर्त जैसी थी। अगर होली ग्रेल सेफली चाइना पहुंच जाता तो म्यूटेंट्स की रफ्तार धीमी हो जाती। दूसरी तरफ अगर म्यूटेंट्स के हाथ होली ग्रेल लग भी जाता तो जियांग फे का कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला था। उसके लिए टाइम सबसे कीमती चीज थी। ये तो कुछ और ही था। चलो अपनी तलाश जारी रखते हैं, जियांग फे ने एरियल के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा और फिर से हवा में उड़ने के लिए जायंट सॉर्ड पर चढ़ गया। भले ही जियांग फे ब्रेवहार्ट के पार्ट्स ढूंढने में पूरी जान लगा रहा था, लेकिन उस दिन लेडी लक शायद किसी और के साथ थी, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उसे कुछ भी नहीं मिला।
रात होने पर जियांग फेई ने एरियल और 0541 को पहरेदारी पर खड़ा किया और खुद गेम में लॉगिन कर लिया। क्योंकि वो गोल्ड वाटर सिटी जीत चुका था, इसलिए अब जियांग फेई के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। उसने पीवीपी बैटल्स खत्म करने के लिए सिटी ऑफ सिनर्स में टेलीपोर्ट किया और उसके बाद वापस गोल्ड वाटर सिटी लौट आया। जब तक वो वापस लौटा, मर्फोक रीइंफोर्समेंट्स आ चुके थे और वो जोरदार हमला करने के लिए तैयार थे। जियांग फेई जिस हैमरहेड आर्मी को लीड कर रहा था, उसमें 40,000 एक्स्ट्रा सोल्जर्स जुड़ गए थे, जिससे उसकी आर्मी 50,000 से बढ़कर 90,000 सोल्जर्स की हो गई थी। उसकी आर्मी की कॉम्बैट फोर्सेज लगभग डबल हो चुकी थीं। इस बार मर्फोक ने भी वॉर में हिस्सा लिया था। उन्होंने मिलकर लगातार आने वाले नागा सोल्जर्स पर हमला कर दिया। जियांग फेई वॉर को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था और उन्हें पीछे हटने और अपने मोराल और नंबर्स को वापस बढ़ाने का मौका दे रहा था। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी, वो अपनी रिंग को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए और भी ज्यादा नागा सोल्जर्स को मारना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक जियांग फेई दिन में ब्रेव हार्ट के पार्ट्स ढूंढता और रात में गेम खेलता। इतनी सारी रातों के बाद जियांग फेई ने अपनी पूरी जिंदगी में जितने चावल के कटोरे नहीं खाए थे, उससे कहीं ज्यादा नागास को वो मार चुका था। उसकी उंगलियों में मौजूद होली टियर रिंग को एक एक्सप्लोजिव एट्रीब्यूट बूस्ट मिल चुका था। एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया और जियांग फेई को गेम से बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी किस्मत गेम में ही खर्च हो गई थी। शायद यही वजह थी कि इन कुछ दिनों में उसे शिप का कोई भी पार्ट नहीं मिल पाया था। कैप्टन इंटरसेप्टर्स का पहला बैच कंप्लीट हो गया है, 0541 ने कहा। दोपहर बीत चुकी थी जब 0541 ने ये गुड न्यूज़ दी। बढ़िया, इन्हें पैक कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट नामिक के लोग करते हैं, जियांग फेई ने कहा। वो नहीं चाहता था कि हाँ टियान्यू को ऑलमाइटी राइट के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो हाँ टियान्यू को ये सब पैक करके देगा, जैसे कि उसे ये किसी एलियन क्रैश के मलबे से मिला हो। कोई प्रॉब्लम नहीं कैप्टन, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। अब काफ़ी टाइम हो गया है और आपकी बॉडी पूरी तरह से बायो पोशन के साथ एडजस्ट हो चुकी है। अब आपको बायो पोशन की दूसरी बॉटल पी लेनी चाहिए, 0541 ने कहा। इतनी जल्दी? जियांग फेई ने माथा सिकोड़ा। मजबूत पावर्स पाना अच्छी बात थी, लेकिन पोशन पीने के बाद जो दर्द सहना पड़ता था वो इतना भयानक था कि अब उसे पीने का सोचकर ही डर लग रहा था। ये सिर्फ एक सजेशन है, इसे पीना है या नहीं ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है, 0541 ने कहा। पी ही लेता हूं, आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा, जियांग फेई ने 0541 की बात मानते हुए कहा। स्ट्रांग बनने के लिए दर्द सहना जरूरी था। नो पेन नो गेन। एरियल, मुझे चाहिए कि तुम एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाओ। मैं एक स्पेशल पोशन पीने वाला हूं जो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। पोशन पीने के बाद मुझे ऐसा दर्द होगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बीच में बिल्कुल मत आना, मुझे अकेले ही इस दर्द को सहना होगा, जियांग फेई ने एरियल का हाथ अपने चेहरे के करीब पकड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक मक्खी भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, एरियल ने कहा। चलो फिर, दर्द शुरू करते हैं, जियांग फेई ने बॉटल का ढक्कन खोलते हुए कहा। रुको, एरियल उसके पास दौड़ते हुए आई। क्या हुआ? क्या यहां कोई है? लाइकन्स आ गए क्या? जियांग फेई ने चिल्लाकर पूछा। एरियल ने ना में सिर हिलाया और जियांग फेई के माथे पर किस किया। डू योर बेस्ट, एरियल ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स, मुझे इसकी जरूरत थी, जियांग फेई ने पोशन पीते हुए कहा। बॉटल खाली करने के 2 सेकंड बाद ही जियांग फेई के हाथ से बॉटल छूट गई और वो जमीन पर तड़पने लगा। बहुत तेज दर्द की वजह से जियांग फेई जमीन पर करवटें बदल रहा था और जोर जोर से कराह रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एरियल बगल में खड़ी थी और खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाई। नहीं, जियांग फेई चिल्लाया जब उसने देखा कि एरियल उसके पास आ रही है। मेरी मदद मत करो, जियांग फेई अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। लेकिन प्लीज, मुझे सहने दो ARGHHH। जियांग फेई को इसी बात का डर था। इससे पहले जब भी उसने पोशन पिया था तब 0541 के अलावा उसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए 0541 ने कभी जियांग फेई को वॉर्न नहीं किया था। लेकिन ये पहली बार था जब उसके साथ कोई और भी था। एरियल इतनी परेशान हो गई थी कि जब भी जियांग फेई जमीन पर दर्द से चीखता था तो उसका दिल तड़प उठता था। अपने प्यार को इस तरह दर्द में तड़पते देखना उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो जियांग फेई को बेहोश कर दे ताकि उसका सारा दर्द खत्म हो जाए। हालांकि जियांग फेई को दर्द से बचाना एक रहम का काम होता, लेकिन इसी दर्द की वजह से जियांग फेई खुद को ट्रेन कर पा रहा था, अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहा था। जब किसी के पास बहुत बड़ी पावर होती है तो उसे संभालने के लिए उतनी ही बड़ी विल पावर की भी जरूरत होती है। इसके बिना कोई भी अपनी ही पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनका दिमाग कोलैप्स हो जाएगा। दिमाग का कंट्रोल खो देने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल फीनिक्स ही थी। वो एक मिस्टीरियस केस था। फीनिक्स का जन्म उस मैसिव पावर की वजह से हुआ था जो जेनी को एक्सपेरिमेंट के दौरान दी गई थी। जेनी के पास इतनी स्ट्रांग विल पावर नहीं थी कि वो अपने अंदर की उस मैसिव पावर को कंट्रोल कर सके, और इसी वजह से बिना जाने ही फीनिक्स का जन्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब उसके अंदर की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उनका दिमाग कोलैप्स कर गया और बस एक खाली ढांचा ही बच गया।
दिमाग का कंट्रोल खो देने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल फीनिक्स ही थी। वो एक मिस्टीरियस केस था। फीनिक्स का जन्म उस मैसिव पावर की वजह से हुआ था जो जेनी को एक्सपेरिमेंट के दौरान दी गई थी। जेनी के पास इतनी स्ट्रांग विल पावर नहीं थी कि वो अपने अंदर की उस मैसिव पावर को कंट्रोल कर सके, और इसी वजह से बिना जाने ही फीनिक्स का जन्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब उसके अंदर की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उनका दिमाग कोलैप्स कर गया और बस एक खाली ढांचा ही बच गया। जियांग फे को भी बिल्कुल फीनिक्स की तरह ही पावर मिल रही थी, लेकिन फीनिक्स से अलग जियांग फे का तरीका पूरी तरह से मेथोडिकल था। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिससे जियांग फे भयानक दर्द सहकर पावर की नई स्टेज के साथ एडजस्ट कर पा रहा था। जब भी उसे अगली स्टेज पर जाना होता उसे इस दर्द से गुजरना ही पड़ता। इसी दर्द के जरिए जियांग फे अपनी विल पावर को ट्रेन कर पा रहा था, और यही किसी की असली स्ट्रेंथ की पहचान थी। अगर एरियल दया दिखाकर जियांग फे को बेहोश कर देती तो 0541 की इतने लंबे समय की सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसीलिए जियांग फे ने एरियल को उसकी मदद करने से मना किया था। 0541 ने जियांग फे को बताया था कि लेवल 5 के एलियन बीस्ट के मास से बना पोषण बराबर बांटा गया था, लेकिन ये सच नहीं था। पिछले पोषण में टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 40% ही था। जियांग फे ने अभी जो पोषण पिया था वो पहले वाले से कहीं ज्यादा था। जाहिर सी बात है कि उसे अब और भी ज्यादा देर तक भयानक दर्द सहना होगा, लेकिन ज्यादा दर्द का मतलब ज्यादा फायदा था। वो जितनी ज्यादा देर तक तड़पेगा उसका असर उतना ही बेटर होगा। डू योर बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूं डार्लिंग, एरियल पूरी ताकत से चिल्लाई। वो जियांग फे की हिम्मत बढ़ाना चाहती थी क्योंकि वो दर्द से तड़प रहा था। जियांग फे की वार्निंग के बाद वो कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। जियांग फे दर्द से चीख रहा था और एरियल लगातार चिल्लाकर उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। ये सब कम से कम 8 घंटे तक चलता रहा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जियांग फे की पावर तबाही मचा रही थी। उसके अंदर की पावर तेजी से एलिमेंट्स बदल रही थी। जब केओस के बीच मेटल पावर बाहर आई तो इग्लू की दीवारों पर कटने के निशान बन गए, जैसे किसी चीज ने उन्हें चीर दिया हो। जब आइस पावर बाहर आई तो जियांग फे के शरीर का सारा पसीना जमकर एक आइस आर्मर जैसा बन गया। यहां तक कि हवा भी जम गई और जियांग फे के चारों ओर स्नोफ्लेक्स बन गए। एक पल को तो जियांग फे के आसपास की पूरी हवा बर्फ में बदल गई और उसके चारों ओर एक कॉफिन जैसा बॉक्स बन गया। जब फायर की पावर बाहर आई तो जियांग फे के चारों ओर बना वो आइस बॉक्स पल भर में भाप बनकर उड़ गया। दूसरे एलिमेंट्स के आने के साथ ही ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। डार्लिंग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एरियल चिल्लाई। वो इतनी देर से चिल्ला रही थी कि अब उसके गले से खून आने लगा था। आक अर्ग कॉफ जियांग फे ने आखिरकार दर्द से तड़पना बंद किया और कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? एरियल चिल्लाई। बहुत देर तक चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज बैठ गई थी। अर्ग, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़ा सांस लेने दो, जियांग फे ने अपनी पीठ के बल लेटते हुए कहा। बस आराम करो, जितना चाहो उतना आराम करो, एरियल ने कहा। उसके गालों से आंसू बहने लगे थे। ये जियांग फे और एरियल दोनों के लिए ही किसी टॉर्चर से कम नहीं था। सच कहूं तो एरियल की हालत ज्यादा खराब थी। अपने प्यार को तड़पते हुए देखना और फिर भी उसकी मदद के लिए कुछ न कर पाना बहुत मुश्किल था। 1 घंटे बाद जियांग फे ने जमीन से उठने लायक आराम कर लिया था, लेकिन वो अभी भी खुद के सहारे खड़ा नहीं हो सकता था। उसे आइस वॉल का सहारा लेना पड़ा, वरना वो नीचे गिर जाता। उसने रिंग से कुछ खाने पीने की चीजें निकालीं, फिर भी वो इतना कमजोर था कि कुछ चबा नहीं सकता था। वो बस अपने आइसोटोनिक ड्रिंक्स पी सकता था और ज्यादा आराम कर सकता था। अर्ग, पानी पीने में भी दर्द हो रहा है, एनर्जी ड्रिंक की पूरी 2 लीटर की बोतल खत्म करने के बाद जियांग फे ने कहा। शांत हो जाओ, इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुमने कर दिखाया, एरियल ने जियांग फे के बगल में बैठते हुए कहा और बोतल पकड़ने में उसकी मदद की। जियांग फे थक चुका था, वो एरियल के कंधे पर झुका और सो गया। 2 घंटे बाद जियांग फे उठा और अब वो किसी शराबी की तरह लड़खड़ाए बिना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। 0541 तैयारी करो, हम आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह चाइना वापस जाएंगे, जियांग फे ने कहा। तलाश शुरू किए 10 दिन हो चुके थे और जियांग फे ने लगभग पूरे नॉर्थ पोल को छान मारा था। पहली खोज के बाद शिप के और पार्ट्स ढूंढने में जियांग फे की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। हाँ, टियान्यू को इंटरसेप्टर्स देने के बाद जियांग फे अपनी किस्मत आजमाने के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल जाने वाला था। चैप्टर 685 द मैन आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग। जियांग फे ने पूरा टाइम आराम किया और इस दौरान वो एरियल की दुनिया को लेकर पूछे गए ढेरों सवालों के जवाब देता रहा। उसने तब तक आराम किया जब तक गेम में लॉग इन करने का टाइम नहीं हो गया। इस टाइम तक नागा टेरिटरी में मरफोल्ड का इन्वेजन लगभग अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाला था। इस पूरे टाइम में जियांग फे ने इतने सारे बॉसेस को मार गिराया था कि उसकी रिंग को स्टैट्स का एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल चुका था। वापस वॉर में कूदने से पहले जियांग फे ने अपने कैरेक्टर की प्रोफाइल चेक की। प्लेयर, वर्डियर ग्लाइडर रेस, कविट नेफिलम, हाई ह्यूमन लेवल, 88 क्लास, बिगिनर गॉड ऑफ क्राफ्ट्स, हेल्थ पॉइंट्स 187,776 माना पॉइंट्स, 21,110 अटैक पावर, 84,086 स्ट्रेंथ, 2,956 इंटेलिजेंस, 211 स्पिरिट, 100,213 फिजिकल डिफेंस, 14,751 मैजिक डिफेंस, 6,425
इस पॉइंट तक रिंग ने जियांग फे की अटैक पावर को बढ़ाकर सीधा 84,000 कर दिया था, जो पहले के मुकाबले 28,000 ज्यादा थी। ये इतना तगड़ा बूस्ट था जिसे लगभग चीटिंग ही माना जा सकता था। जियांग फेई जिन हैमरहेड सोल्जर्स को लीड कर रहा था, उन्होंने कम से कम 1 लाख दुश्मनों को मारा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर नागा नहीं बल्कि रैंडम सीफोक थे। उन्हें मारने का काउंट रिंग के बूस्टिंग इफेक्ट में नहीं जुड़ता था। असल में जियांग फेई ने सिर्फ 10,000 से कुछ ही ज्यादा नागा को मारा था। मरफोक्स रिवेंज रिंग का बूस्टेड एट्रीब्यूट सिर्फ अटैक पावर तक लिमिटेड नहीं था। जब भी जियांग फेई किसी लीडर टियर बॉस को मारता, रिंग को 2 पॉइंट स्ट्रेंथ मिलती थी। अच्छी बात यह थी कि दुश्मनों के पास बहुत सारे लीडर टियर बॉसेस इधर उधर घूम रहे थे। जियांग फे ने एक हफ्ते के अंदर ही ऐसे लगभग 600 बॉसेस को मार दिया था और 1200 से ज्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। अटैक पावर बूस्ट के साथ मिलकर जियांग फे की फाइनल अटैक पावर 80,000 के पार पहुंच चुकी थी। लीडर टियर बॉसेस के मुकाबले लॉर्ड टियर और ओवरलॉर्ड टियर बॉसेस बहुत रेयर थे। कुल मिलाकर जियांग फे ने 100 से ज्यादा लॉर्ड टियर बॉसेस और केवल 3 ओवरलॉर्ड टियर बॉसेस को मारा था। लॉर्ड टियर बॉस को मारने से वाइटैलिटी पॉइंट्स मिलते थे, जबकि ओवरलॉर्ड टियर बॉस रिंग की स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का ड्यूरेशन बढ़ा देता था। सब मिलाकर जियांग फे ने 300 से ज्यादा वाइटैलिटी पॉइंट्स हासिल कर लिए थे और ट्रांसफॉर्मेशन का एक्टिव टाइम 15 सेकंड्स तक बढ़ा लिया था। वॉर में मरफोल्क पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि नागास पीछे हटकर अपनी होली सिटी में लौट गए थे। भले ही जियांग फे वॉर को खत्म करना चाहता था, लेकिन आज उसका एक पीवीपी मैच था जिसे वो किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता था। उसने रूमर्स सुने थे कि आज उसका मैच जिस प्लेयर के साथ होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रीविल था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके जैसे स्ट्रेंथ बेस्ड प्लेयर के लिए कॉल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंस बिल्कुल बेकार होगा। फिर भी वो फ्रीविल को वो कॉल्ड्रन अपने पास रखने नहीं दे सकता था, क्योंकि वॉर ऑफ द हेवेंस शुरू करने के लिए उसे हर हाल में उसकी जरूरत थी। बिना कुछ सोचे जियांग फेई ने सी एम्परर पोसीडन को बता दिया कि उसे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। उसने सिटी ऑफ सिनर्स वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल लिया और होली सिटी पर फाइनल चार्ज लीड करने की जिम्मेदारी पोसीडन पर छोड़ दी। ये वो डिसाइसिव वॉर थी जिसका पोसीडन हजारों सालों से इंतजार कर रहा था, ठीक उसी दिन से जब से नागास ने समुद्र में कदम रखा था। ये वो दिन था जब प्राइमोर्डियल मून गॉड ने एंशिएंट एल्व्स को श्राप देकर नागा बना दिया था, जिसकी वजह से पूरी रेस को पानी के नीचे पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसका सीधा असर मरफोल्क पर पड़ा था। किसी अनजान रेस का बिना किसी बातचीत के उनका टेरिटरी छीन लेना पोसीडन के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। आज वो फाइनली नागास से अपना टेरिटरी वापस लेने और उन्हें दुनिया से हमेशा के लिए मिटाने वाला था। ये सब पोसीडन के लिए बहुत एक्साइटिंग और शानदार पल था, क्योंकि वो लंबे समय से इसी का इंतजार कर रहा था। एक तरफ जहां पोसीडन अपनी आर्मी को फाइनल पुश के लिए लीड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जियांग फे सिटी ऑफ सिनर्स के ठीक बाहर मौजूद बैटल अरीना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज जियांग फे के 2 मैचेस थे और दोनों ही दोपहर से पहले शुरू होने वाले थे। पहला मैच जियांग फे ने बहुत आसानी से जीत लिया था, क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एक बलि के बकरे जैसा था। लेकिन उसका अगला मैच उसी इंसान के साथ था जिसका जियांग फे बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फ्रीविल। जब अनाउंसर ने फाइनली दोनों फाइटर्स को इंट्रोड्यूस किया तो क्राउड पूरी तरह पागल हो उठी। कुछ लोग जियांग फे के लिए चीयर कर रहे थे तो कुछ फ्रीविल के लिए। जैसे ही जियांग फे ने बैटलग्राउंड में कदम रखा, पूरी क्राउड खुशी से उछल पड़ी और चीयर करने लगी। वो पहले से ही कई वजहों से फेमस था, लेकिन आज अरीना का माहौल कुछ ज्यादा ही शानदार था। अरीना की दूसरी तरफ फ्रीविल खड़ा था। भले ही जियांग फे ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना अंदाजा तो लग गया था कि आधी से ज्यादा ऑडियंस उसी के लिए चीयर कर रही है। यहां तक कि जो लोग जियांग फे के लिए चिल्ला रहे थे, वो भी फ्रीविल के लिए चीयर करने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम 2 दिग्गजों की टक्कर देखने वाले हैं। मेरी बाईं तरफ वो प्लेयर है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये वो इंसान है, वो डीमन है, शैडो फैक्शन का आइडल है, जिसने सेंट ऑफ द लाइट का दिल चुराया है और जिसने गॉड को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की है। आपके सामने पेश है वर्जियोर ग्लाइडर। वर्जियोर ग्लाइडर, आई लव यू। मैं तुम्हारे बच्चों की मां बनना चाहती हूं। हा, मैं वहां बेंच पर बैठे लोगों की एक्साइटमेंट भी देख सकता हूं, अनाउंसर ने कहा। उसने फ्रीविल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ऑडियंस के शांत होने का इंतजार किया। उद्धरण चिन्ह। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी दाईं तरफ एक और ऐसा इंसान है जिसे हर कोई जानता है। ये वो प्लेयर है जिसने इस पीवीपी कंपटीशन में सेम टाइम रिकॉर्ड शेयर किया है। एक ऐसा इंसान जो दुश्मन को एक ही वार में खत्म कर सकता है। वो चाहे किसी से भी लड़ रहा हो, उसकी एचपी का एक कतरा भी कम नहीं होता। ये है मैजिक मैन, वो लेजेंडरी मैजिशियन। ये है FREEWILL। जियांग फे को तुरंत समझ आ गया कि फ्रीविल की हेल्थ पॉइंट्स कभी एक बूथ भी कम क्यों नहीं होती थी। ये सब कॉल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंस का कमाल था। 1 लाख इंटेलिजेंस पॉइंट्स फ्रीविल को कुल 40 लाख माना पॉइंट्स देते थे। माना शील्ड एक्टिव होने पर फ्रीविल का माना खत्म होने से पहले वो 1 करोड़ से ज्यादा डैमेज आसानी से सह सकता था। यही वजह थी कि उसे कभी 1 पॉइंट का भी डैमेज नहीं पड़ा था। इतने मजबूत शील्ड और पावरफुल मैजिक अटैक के साथ कोई भी प्लेयर सबसे कमजोर मैजिक स्पेल से भी तुरंत मारा जाता। टैंक प्लेयर्स के पास शायद पहले वार के बाद जिंदा बचने का मौका होता, लेकिन दूसरे वार में बिल्कुल नहीं। इसी तरह फ्रीविल ने जियांग फे के लगभग बराबर का ही टाइम रिकॉर्ड बनाया था। 1 हिट किलिंग एबिलिटी की बात करें तो पीपल नॉट पीपल के पास शायद ये खास खूबी नहीं थी। उसके पास जो ट्रेजर कॉल्ड्रन था
वो कॉल्ड्रन ऑफ स्ट्रेंथ था जो फिजिकल अटैक्स देता था। गेम के अंदर फिजिकल टाइप डैमेज को कम करने के बहुत सारे तरीके मौजूद थे। भले ही पीपल नॉट पीपल के पास बहुत ही खतरनाक अटैक पावर थी, फिर भी उसके अटैक्स को ब्लॉक, एवेड, इंटरसेप्शन, डैमेज रिडक्शन और डिफेंस जैसी स्किल से आसानी से रोका जा सकता था। फिर भी सिर्फ उसके अटैक से बचकर किसी का मैच में टिके रहना बहुत मुश्किल था। आखिरकार इंसान के पास उसके अटैक्स को रोकने वाली स्किल्स खत्म हो ही जाती और वो मारा जाता। ये सदी का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। इसमें कौन जीतेगा? क्या वो इंसान जिसने गॉड्स को चैलेंज करने की हिम्मत की है, या फिर वो जादू का बेताज बादशाह जिसे हराना नामुमकिन है? अनाउंसर लगातार क्राउड का जोश बढ़ा रहा था, जिससे ऑडियंस खुशी से पागल हो रही थी। वो जो भी कर रहा था बहुत बढ़िया कर रहा था, क्योंकि जियांग फे से अरीना में गूंजती वो कान फाड़ देने वाली चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जियांग फे को छोड़कर बाकी सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि जियांग फे उस मजबूत और न टूटने वाले माना शील्ड के होते हुए फ्री विल को कैसे हराएगा। जियांग फे ने अपने ओपोनेंट को एक ही हिट में मारकर अपनी पावर जरूर दिखाई थी, लेकिन अरीना में उसका सामना पहले कभी फ्री विल जैसे प्लेयर से नहीं हुआ था। जियांग फे ने आज तक अपनी कोई भी पावरफुल स्किल नहीं दिखाई थी। एक न टूटने वाली माना शील्ड और हद से ज्यादा खतरनाक मैजिक अटैक वाले प्लेयर को जियांग फे कैसे मात देगा? HMPH, मुझे इसी इंसान का इंतजार था, जियांग फे ने स्मर्क करते हुए कहा। उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिल गया था जिससे पता चल गया कि फ्रीविल के पास भी एक ट्रेजर कॉल्ड्रन है। उसी वक्त फ्रीविल घबराने लगा, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि उसके ओपोनेंट के पास भी एक ट्रेजर कॉल्ड्रन है। अनाउंसर की अपनी ओपनिंग स्पीच खत्म करने के कुछ ही देर बाद जियांग फे और फ्रीविल दोनों की फीड में एक टाइमर दिखने लगा। भले ही जियांग फे का सामना इससे पहले पीपल नॉट पीपल से हो चुका था, लेकिन इस बार वो पहले जितना रिलैक्स नहीं था। पीपल नॉट पीपल के मुकाबले फ्रीविल एक अलग ही लेवल पर था। फ्रीविल का सामना करते हुए वो एक पल के लिए भी अपनी गार्ड लोअर करने की गलती नहीं कर सकता था। वो इंसान उसकी जान ले सकता था। अभी फ्रीविल के खिलाफ जियांग फे के पास इकलौता एडवांटेज लेवल सप्रेशन सिस्टम का था। अभी जियांग फे लेवल 88 पर था, जबकि फ्रीविल सिर्फ लेवल 71 पर था। ये 15 लेवल से भी ज्यादा का डिफरेंस था। लेकिन जैसे ही जियांग फे ने सोचा कि वो थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, उसकी नज़र फ्रीविल पर पड़ी और वो एकदम चौंक गया। फ्रीविल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, उल्टे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। इस बात ने जियांग फे को बेहद बेचैन कर दिया। भले ही उसे इस बात का डर था कि फ्रीविल उसे मार सकता है, लेकिन जियांग फे को भी उसकी जान लेने में कोई शक नहीं था। उसके पास केओस टाइप अटैक्स थे जो सारे डिफेंस बैरियर और डैमेज कम करने वाले किसी भी स्किल या इफेक्ट को पूरी तरह इग्नोर कर देते थे। फ्रीविल का मैजिक अटैक इतना ज्यादा था कि वो सीधा उससे टकराने का रिस्क नहीं ले सकता था। असली दिक्कत तब होती अगर फ्रीविल के पास भी कोई ऐसा अटैक या स्किल होता जो डिफेंस को इग्नोर कर सके। भले ही जियांग फे के पास 2 लाख से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, लेकिन फ्रीविल का एक भी हिट पड़ना उसकी पक्की मौत का कारण बन सकता था। लेट द फाइट बिगिन टाइमर के 0 होते ही अनाउंसर जोर से चिल्लाया। जियांग फे और फ्रीविल दोनों को कैद करने वाला मैजिकल केज खुल गया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से झपटे। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, जियांग फे ने खुद से कहा। जियांग फे को डर था कि फ्रीविल ने कोई चाल छिपाकर रखी होगी। अगर ऐसा था तो जियांग फे के लिए यही सबसे बढ़िया था कि वो सीधा फ्रीविल पर हमला करके पहला वार करे। बैटल फॉर्म। जियांग फे ने कोवेट नेफिलिम बनने पर मिली ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेट कर दी। उसके पैरों के नीचे जमीन से एक काला धुआं उठा और उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आधे सेकंड के अंदर ही वो अरीना से पूरी तरह गायब हो गया। अगले ही आधे सेकंड बाद जियांग फे उस धुएं से एक बिल्कुल नए रूप में बाहर निकला, जिसे देखकर क्राउड पूरी तरह पागल हो गई। जियांग फे सिर से पैर तक काले रंग के बैटल आर्मर में ढका हुआ था। उसके पीछे क्रिम्सन रीपर केप हवा में लहरा रही थी। अपनी पुरानी डीमन मॉफ स्किल के उलट इस बार जियांग फे के सींग नहीं निकले थे। इस बार उसकी पीठ पर लगे पंख ज्यादा चौड़े, लंबे और बेहद खतरनाक लग रहे थे। इस बार उसकी दोनों आंखों का रंग भी एक जैसा नहीं था। एक आंख गहरी लाल थी जबकि दूसरी हरी। उसके चेहरे पर टैटूज और निशान उभर आए थे, जो उसके माथे से शुरू होकर उसकी गर्दन तक जा रहे थे। ओह माय गॉड, मेरी तो ओवरीज एक्सप्लोड होने वाली हैं। ये कितना हैंडसम है, ये बहुत कूल है। प्लीज मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। उसका ये नया रूप पहले से कहीं ज्यादा शानदार और डेविलिश लग रहा था। भले ही उसका पुराना फॉर्म सबने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने दूसरों से उसके बारे में सुन रखा था। आज जियांग फे का नया रूप उन सबसे अलग था जो भी सबने देखा या सुना था। हर कोई जानता था कि अगर किसी प्लेयर के पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए जब जियांग फे ने भिड़ने से पहले ही अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि यह मैच बहुत जल्दी और खूंखार तरीके से खत्म होने वाला है। शैडो क्लोन। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जियांग फे ने तुरंत शैडो क्लोन एक्टिवेट करके अपने 3 डॉपलगैंगर्स बना लिए। इस तरह अगर उसे फ्रीविल का कोई अटैक लगने वाला होगा तो वो तुरंत अपने किसी क्लोन के साथ जगह बदल सकता था। फ्रीविल ने स्मर्क किया और भागना बंद कर दिया। मिरर इमेज। जियांग फे को अपने क्लोन्स बनाते देख उसने भी यही करने का फैसला किया। 3 के बजाय फ्रीविल ने 6 क्लोन्स बना डाले। ओह, क्या फाइट है! 1-on-1 फाइट के बजाय दोनों कंटेस्टेंट्स ने इसे एक ग्रुप फाइट में बदलने का फैसला कर लिया है। अनाउंसर जोर से चिल्लाया। एक तरफ ऑडियंस कान फाड़ देने वाली आवाज में चीयर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जियांग फे ने हमला करने की तैयारी कर ली। अनहोली डिजायर। ट्रिपल फॉर्म।
अपनी उंगली के एक इशारे से उसके तीनों क्लोन्स और खुद जियांग फे एक लाल आग से घिर गए, जिससे उन्हें 300% का अटैक पावर बूस्ट मिल गया। भले ही ये स्किल हर सेकंड उसके 10% माना पॉइंट्स जला देती, लेकिन जियांग फे के 1 लाख स्पिरिट पॉइंट्स उसके माना पूल को तुरंत 100% पर वापस ले आते। अब मरने का टाइम आ गया है। फ्रीविल की रेंज में आते ही जियांग फे जोर से दहाड़ा। उसने और उसके सारे क्लोन्स ने अपने हाथों में हेवेंस ब्रेकर ट्वाइलाइट बोज उठाए और तीरों की बारिश शुरू कर दी। फ्रीविल के क्लोन्स की अटैक पावर और हेल्थ पॉइंट्स काफी कम थे। वो खासकर अटैक करने के लिए नहीं बने थे, बल्कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए थे। जियांग फे के शैडो क्लोन्स के मुकाबले वो बस घास फूस के पुतले जैसे थे। जियांग फे की अटैक पावर 80,000 से ज्यादा थी और अनहोली डिजायर के साथ वो 2,50,000 को पार कर रही थी। ये तो तब था जब हमने इसमें रूथलेस बाराज को जोड़ा भी नहीं था। तीर आर पार होते ही फ्रीविल की सारी मिरर इमेजेस तुरंत राख में बदल गईं। जियांग फे की अटैक स्पीड इतनी तेज थी कि वो हर सेकंड में 8 तीर छोड़ सकता था। तीनों क्लोन्स के एक साथ अटैक करने पर 1 सेकंड में कुल 32 तीर निकल रहे थे। ये सच में तीरों की एक भयानक बारिश थी। टेलीपोर्ट। जब पहला तीर लगते ही एक मिरर इमेज खत्म हुई तो फ्रीविल तुरंत जियांग फे की अटैक रेंज से बाहर निकलने के लिए पीछे हट गया। आइस स्पीयर। पीछे हटते हुए फ्रीविल ने अटैक करने के लिए एक इंस्टेंट कास्ट स्किल कास्ट कर दी। वो शुरू से ही जियांग फे की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। भले ही जियांग फे ने शैडो क्लोन्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसे पता था कि असली वाला कौन है। HMPH जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा और फ्रीविल की नजर में आए बिना तुरंत अपने दूसरे शैडो क्लोन के साथ जगह बदल ली। -214,786। फ्रीविल का डैमेज देखकर जियांग फे थोड़ा सहम गया। जैसी उम्मीद थी, फ्रीविल की मैजिक अटैक पावर इतनी ज्यादा थी कि लेवल सप्रेशन भी उसका डैमेज कम नहीं कर पाया। उसके क्लोन्स के पास जियांग फे से 3 गुना ज्यादा डिफेंस था, लेकिन वो भी डैमेज कम करने के लिए काफी नहीं था। जियांग फे का शैडो क्लोन पल भर में पूरी तरह मिट गया। है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही टेलीपोर्ट कर सकते हो? जियांग फे ने देखा कि फ्रीविल उनके बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। किसी मेली फाइटर से लड़ने की ये सबसे पुरानी पर सबसे असरदार स्ट्रैटेजी थी, जब तक कि उस मेली फाइटर के पास भी टेलीपोर्टेशन स्किल ना हो। सडन चार्ज। जियांग फे की ये स्किल सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि उसके एक क्लोन पर भी लागू होती थी। दोनों धुएं के गुबार के साथ गायब हुए और बिल्कुल वैसे ही फ्रीविल के ठीक बगल में प्रकट हो गए। व्हाट द हेल? फ्रीविल बुरी तरह चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जियांग फे के पास भी कोई टेलीपोर्टेशन स्किल होगी। असल में उसकी स्किल उसे उससे भी ज्यादा दूरी पर ले जा सकती थी, लेकिन फ्रीविल के लिए बुरी बात यह थी कि वो अभी अभी अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल इस्तेमाल कर चुका था और जियांग फे तथा उसके शैडो क्लोन से आगे निकलने के लिए उसे अब अपने पैरों का ही सहारा लेना था। माना शील्ड। फ्रीविल ने तुरंत माना शील्ड एक्टिवेट कर लिया, इस उम्मीद में कि अगर जियांग फे उस पर हमला कर दे तो बचाव हो सके। 1 करोड़ से ज्यादा डैमेज सहने की क्षमता के साथ फ्रीविल को लगा था कि जियांग फे को उसे मारने में थोड़ा वक्त लगेगा, इससे उसे पलटवार करने का मौका मिल जाता। बूम। जियांग फे का साथ दे रहा शैडो क्लोन फ्रीविल के पास आकर फट गया। ये सडन चार्ज की खूबी थी। इसमें यूजर अपने एक शैडो क्लोन को साथ लेकर टारगेट के ठीक बगल में टेलीपोर्ट होता था और उसे टारगेट के पास ही ब्लास्ट कर देता था, जिससे शैडो क्लोन की हेल्थ पॉइंट से 3 गुना ज्यादा केओस डैमेज मिलती थी। भले ही जियांग फे के फटे हुए शैडो क्लोन से हुआ कुल डैमेज 6 लाख से ज्यादा नहीं था, फिर भी फ्रीविल पल भर में मारा गया। डिंग। जमीन पर धातु गिरने की एक साफ आवाज गूंजी और जियांग फे ने नीचे गिर चुके कॉल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंस को उठा लिया। ये क्या हुआ? पार्टिसिपेंट्स लाउंज में रिवाइव होते ही फ्रीविल दहाड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांग फे उस पल में 1 करोड़ से ज्यादा का डैमेज दे सकता था। ये कोई गलती रही होगी, या तो ऐसा उसे लगा, और अरीना में बैठे बाकी सभी दर्शकों को भी यही लगा था। जियांग फे का अटैक केओस एट्रीब्यूट का था, एक ऐसा एलिमेंट जो बैरियर और डिफेंस को चीरकर सीधे प्लेयर की हेल्थ पॉइंट्स पर हमला करता था। अकेले किसी बॉस से लड़ने के लिए यही जियांग फे का सबसे बड़ा गुप्त हथियार था। आखिरकार मुझे ये मिल ही गया, जियांग फे ने खुद से कहा। कॉल्ड्रन्स ही वो इकलौती वजह थे जिसके लिए उसने अरीना में अपना टाइम वेस्ट करने का फैसला किया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे कैसे हराया? मैच खत्म होने के बाद जियांग फे के पास आते हुए फ्रीविल ने पूछा। वो कॉल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंस हार चुका था। उसके बिना फ्रीविल नॉर्मल स्टैट्स वाला एक नॉर्मल प्लेयर बन गया था। अब ना कोई ना टूटने वाली माना शील्ड बची थी और ना ही हद से ज्यादा पावरफुल मैजिक अटैक। इसीलिए उसने पीवीपी कॉम्पिटिशन के आगे के मैचेस से अपना नाम वापस ले लिया था। फिर भी वो इस हार को लेकर ज्यादा दुखी नहीं था। वो बस इतना जानना चाहता था कि जियांग फे उसे 1 करोड़ डैमेज सहने वाली शील्ड के होते हुए भी कैसे मार सकता है। ओ, मुझे लगा तुम्हें इसके बारे में पता होगा। इसे केओस टाइप अटैक एट्रीब्यूट कहते हैं। तुम इसे ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हो, जियांग फे ने कहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फाइट अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अरीना में फिर कभी मिलेंगे, जियांग फे ने कहा। फ्रीविल हैरान रह गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया, मुस्कुराया और जियांग फे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, फाइट अच्छी थी। फाइनली लेजेंडरी वर्डियर ग्लाइडर से मिलकर अच्छा लगा, फ्रीविल ने कहा। जियांग फे के वहां से जाने से पहले फ्रीविल अचानक चिल्लाया, WTF?
डिफेंस और बैरियर इफेक्ट्स को इग्नोर करता है, वो जोर से चिल्लाया और फिर उसने जियांग फे को थम्स अप दिया। जियांग फे मुस्कुराया और उसे अकेला छोड़ने से पहले उसने भी थम्स अप वापस दिया। तुम जीत गए। मैंने इस पीवीपी कॉम्पिटिशन को आगे खेलने की सारी उम्मीद खो दी है, जियांग फे के जाते ही फ्रीविल ने कहा। उसे समझ आ गया था कि कॉल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंस के बिना वो बस एक आम प्लेयर बनकर रह जाएगा। ऑडियंस सीट्स में बैठे किसी इंसान ने जियांग फे और फ्रीविल की बातें सुन ली थीं और उसने केओस अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन चेक करने का फैसला किया। उसी पल गेम में इतना ब्रोकन अटैक एट्रीब्यूट कब से आ गया? अब ये क्या है? ये केओस है, केओस टाइप अटैक एट्रीब्यूट। ये ऑफिशियल साइट पर है। वो ये आखिर है क्या? एक न्यू अटैक एलिमेंट के मिलने की खबर ऑडियंस और फिर पूरी गेमिंग कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई। असल में उसी कैटेगराइजेशन के जरिए कई प्लेयर्स को होली डिस्ट्रक्टिव नेचुरल एलिमेंट्स और बाकी दूसरे टाइप्स के एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल गया था। प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी इन नए अटैक एलिमेंट्स के बारे में पता चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उनके लिए तो ये ऐसा था जैसे उन्होंने अभी अभी आग की खोज कर ली हो। स्पेशल अटैक एट्रीब्यूट्स का होना फाइट्स में उनके बहुत काम आने वाला था, फिर चाहे वो पीवीपी हो या पीवीई। पीपल नॉट पीपल जैसे प्लेयर्स ऐसा स्टैट देखकर पूरी तरह शॉक थे। इस खोज से पहले फ्रीविल जैसे प्लेयर्स के खिलाफ जीतने का उसके पास एक भी चांस नहीं होता। 1 करोड़ डैमेज सहने वाली शील्ड का होना सच में क्रेजी था। फ्रीविल जैसे बग्ड प्लेयर्स के अलावा इनवल्नरेबिलिटी जैसी स्किल्स देने वाली क्लासेस वाले बाकी प्लेयर्स भी कॉल्ड्रन्स रखने वाले प्लेयर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। जैसे कि जब पीपल नॉट पीपल के पास कॉल्ड्रन ऑफ स्ट्रेंथ था, उसका फिजिकल अटैक भले ही बहुत पावरफुल था, लेकिन उसका डिफेंस बाकी किसी भी नॉर्मल प्लेयर जैसा ही था। उसका ओपोनेंट कुछ सेकंड्स के लिए सारे अटैक्स को नेगेट करने वाली स्किल्स एक्टिवेट कर सकता था और उसे आसानी से मारने के लिए इतना काफी था। बाजी पलटने के लिए उन्हें बस एक ऐसे अटैक एट्रीब्यूट की जरूरत थी जो डैमेज मिटिगेशन स्किल्स को इग्नोर कर सके। लेकिन किसी भी रैंडम प्लेयर के लिए स्पेशल अटैक एट्रीब्यूट हासिल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा स्पेशल क्लासेस या स्पेशल रेस होने से मिलते थे। फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं था। इसके लिए बस थोड़ी मेहनत और अक्ल की जरूरत थी। अरीना से निकलने के बाद जियांग फे ने समुंदर वापस जाकर और ज्यादा नागा को मारने और पोसीडन के साथ मिलकर वॉर खत्म करने का प्लान बनाया था। लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड के सामने आ जाने से सब बदल गया। वर्डियोर ग्लाइडर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे पिता तुमसे बात करना चाहते हैं, एल्डर प्रिंस ओटिस ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने कहा। अगर खुद ओटिस उसे लेने आया था तो पक्का कुछ बहुत अर्जेंट काम होगा। अपना टाइम बचाने के लिए और जियांग फे असल में आलस कर रहा था, पर वो ये बात मानना नहीं चाहता था। उसने अबिसल गेट खोला और सीधा अबिस के 10वें फ्लोर पर पहुंच गया। ब्रदर, पिता मेरे मास्टर से क्या चाहते हैं? अकदजिरिस ने पूछा। भले ही नेफिलिम अकदजिरिस को आउटकास्ट मानते थे, लेकिन उसके और ओटिस के बीच का बॉन्ड लगभग इजाबेला जैसा ही था। मुझे भी ठीक से नहीं पता लिटिल सिस्टर, लेकिन अगर मुझे गैस करना हो तो इसका संबंध लाइट फैक्शन से है। ओटिस ने अकदजिरिस के सिर पर हाथ थपथपाते हुए कहा। अच्छा, तो इसका मतलब है? जियांग फे खुद से बुदबुदाया। उस वक्त मरफोल्क नागास को लगभग हरा ही चुके थे। बस कुछ ही देर की बात थी। सी एम्परर वॉर खत्म करके शैडो फैक्शन के साथ मिल जाता तो वो लाइट फैक्शन का खात्मा करने के लिए नेफिलिम जिंग के साथ मिलकर काम करता। जियांग फे मुस्कुराया, क्योंकि फाइनली उसे इजाबेला और एरियल की मौत का बदला लेने का मौका मिलने वाला था। थोड़ा चलने के बाद वो तीनों रॉयल चेंबर में गए और किंग से मिले। इस बार रॉयल चेंबर से जुड़ी हर चीज बहुत ग्रैंड और ऑफिशियल थी। जैसे ही जियांग फे ने अंदर कदम रखा, हॉल में पहले से कई डीमंस और नोबल्स मौजूद थे। योर हाइनेस, योर हाइनेस। जियांग फे और अकदजिरिस दोनों ने किंग के सामने सिर झुकाया। इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वर्डियोर ग्लाइडर, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? किंग ने अपनी मुस्कान छिपाने में नाकाम होते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। योर हाइनेस, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जियांग फे ने कहा। भले ही उसकी रगों में नेफिलिम का खून दौड़ रहा था, लेकिन ऑफिशियली वो अब एक प्योर ब्लडेड नेफिलिम नहीं था। फिर भी चूंकि उसे अकदजिरिस दी गई थी, इसलिए वो अब भी किसी हद तक रॉयल नेफिलिम से जुड़ा हुआ था। हाहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे प्लान्स ने बहुत शानदार तरीके से काम किया है। लाइट फैक्शन के मेंबर्स अब ड्रैकोनियन के साथ वॉर कर रहे हैं। किंग जोर से बोला। वॉर? योर हाइनेस? जियांग फे ने पूछा। अगर जियांग फे का प्लान सही से काम करता तो लाइट फैक्शन और ड्रैकोनियंस पक्का एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो एक दूसरे से वॉर शुरू कर दें। हाहा, किस्मत से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। सिचुएशन को एक्सप्लेन करने से पहले किंग हंसा। लाइट फैक्शन को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने वेरीफाई भी कर लिया था कि वो सच में एक ड्रैगन ही था जिसने घुसपैठ करके टूम ऑफ द पोप पर हमला किया था। जब ये इन्फॉर्मेशन सच मान ली गई तो लाइट फैक्शन के मेंबर्स ने आगे बढ़कर ड्रैगन्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सब उसी ने किया था, इसलिए ड्रैगन गॉड ने सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया। हालांकि ये सच था, लेकिन डिवाइन लाइट गॉड हर मीटिंग में मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने कई आर्चबिशप्स को अपनी जगह खड़े होने का ऑर्डर दे दिया था। ये एक डेली रूटीन बन गया था जहां आर्चबिशप्स अपने फॉलोअर्स को लीड करके ड्रैगन्स को कोसते थे और उनके खिलाफ बुराई फैलाते थे। जाहिर है, कुछ दिन बाद गुस्से वाले कुछ जवान ड्रैगन्स हिसाब बराबर करने वहां पहुंच गए। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। जब दोनों तरफ के लोगों को गहरी चोटें आईं तो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई। फिर भी किसी की जान नहीं गई थी,
लेकिन तभी ड्रैगन गॉड के इलिजिटिमेट बेटे ने वहां आने का फैसला कर लिया। चूंकि वो फाइट को लेकर क्यूरियस था, इसलिए ड्रैगन गॉड का बेटा सिर्फ तमाशा देखना चाहता था। लेकिन बुरी किस्मत से उसे एक भटका हुआ स्पेल लग गया और उस बेचारे छोटे से बच्चे की जान चली गई जो इंटरमीडिएट लॉर्ड टियर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। हाई ओवरलॉर्ड बॉस का एक अटैक ऐसे छोटे बच्चे की जान लेने के लिए काफी था। आखिर में ड्रैगन्स ने पता लगा लिया कि वो स्पेल आर्च बिशप के एक फॉलोअर का था। जब वहां मौजूद ड्रैगन्स ने ड्रैगन गॉड के बेटे की मौत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। बात तेजी से फैल गई और कई दूसरे ड्रैगन्स भी फाइट में शामिल हो गए, जिससे मामला एक बार फिर और बिगड़ गया। यहीं से वॉर शुरू हो गई। सबसे पहले वो लोग मारे गए जिन्होंने उस फाइट में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन गॉड के बेटे की मौत हुई थी। ड्रैकोनियंस बदला लेने के नाम पर लाइट फैक्शन से लड़े और लाइट फैक्शन ने टूम ऑफ द पोप पर हमला करने के खिलाफ जस्टिस के नाम पर ड्रैगन से लड़ाई की। योर हाइनेस, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है, जियांग फे ने कहा। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मुझे बताओ, क्या मरफोक्स हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? किंग ने कहा। बहुत जल्द योर हाइनेस। मरफोक्स ने होली सिटी के बॉर्डर्स पर इन्वेजन कर दिया है। मुझे लगता है कि बस 1 या 2 दिन और लगेंगे, जियांग फे ने कहा। ठीक है, अब से तुम्हें मरफोक की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में तुम्हारी जरूरत है। मैंने इवान को उसकी आर्मी के साथ तैयार रखा है, किंग ऑगस्टस ने कहा। क्या वॉर के लिए ये बहुत जल्दी नहीं है? जियांग फे ने कहा। अभी नहीं, तुम वहां जाओ, इवान को शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, ऑगस्टस ने कहा। डिंग। नेफिलिम किंग ऑगस्टस हैज अ स्टोरी क्वेस्ट फॉर यू, हॉर्न्स ऑफ वॉर, विल यू एक्सेप्ट इट? जियांग फे को तुरंत समझ आ गया कि वो इस क्वेस्ट को मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्टोरी क्वेस्ट थी। और वैसे भी जियांग फे ने आज तक कोई क्वेस्ट कब मना की थी? स्टोरी क्वेस्ट को पूरा करने पर जियांग फे को बहुत शानदार आइटम्स रिवॉर्ड में मिलते थे। दूसरी तरफ क्वेस्ट में फेल होने या उसे मना करने के बहुत बुरे अंजाम हो सकते थे। ठीक है, जियांग फे ने कहा। डिंग। क्वेस्ट अपडेटेड। क्वेस्ट नेम हॉर्न्स ऑफ वॉर। क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव किंग ऑगस्टस वांट्स यू टू रिपोर्ट टू मार्शल आइवन। क्वेस्ट रिवॉर्ड 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 2 गोल्ड कॉइन्स। इस लिनियर क्वेस्ट लाइन की पहली क्वेस्ट सिर्फ मिलने मिलाने वाली थी। शुरुआती कुछ क्वेस्ट्स के बाद जो आने वाला था वो और भी मुश्किल और बेहतर होने वाला था। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जियांग फे वॉर और अपने फ्यूचर डिसीजंस के बारे में बात करने के लिए नेफिलिम किंग के पास ही रुका रहा। ये कुछ खास नहीं था, बस किंग और उसके बीच एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश थी। किसी बड़े इंसान से पहचान होना हमेशा काम आता था। जियांग फे को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऑगस्टस ने उसे इतने शॉर्ट नोटिस पर इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं पोसीडन उसे अपनी मरफोक साइड में न खींच ले। जियांग फे रॉयल चेंबर्स से बाहर निकला, लेकिन उसके जाने से पहले एल्डर प्रिंस ओटिस अकदजीरिस से बात करने आ गया। उसका असली मोटिव भी बिल्कुल ऑगस्टस जैसा ही था। वो जियांग फे से दोस्ती करना चाहता था। इस पॉइंट तक जियांग फे ने नोटिस कर लिया था कि जिस दिन से ओयेजी ने जियांग फे को अपना इकलौता सच्चा सक्सेसर डिक्लेयर किया था, तब से नेफिलिम रेस के ज्यादातर एनपीसीएस ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ओटिस की जियांग फे और अकदजीरिस से बात खत्म करने के बाद जियांग फे वापस डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की तरफ चल पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपना बाकी का पूरा दिन नेफिलिम किंग्स पैलेस में ही वेस्ट कर दिया था। गेम से बाहर आने के बाद जियांग फे ने देखा कि आरियल उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसका सिर जियांग फे के सीने पर था। शुरू में जियांग फे बिना हिले डुले पड़े रहना चाहता था ताकि एरियल थोड़ा और सो सके, लेकिन तभी उसकी नजर एरियल की हिलती हुई नाक और पलकों पर पड़ी। उसके हाथ पैर भी ऐसे हिल रहे थे जैसे वो बहुत खुश हो, बिल्कुल किसी खुश पिल्ले की तरह। जियांग फे को समझ आ गया कि एरियल सो नहीं रही थी, बल्कि वो उसके साथ और ज्यादा इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए बस सोने का नाटक कर रही थी। उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया और उसने उस लड़की को उठाकर उसके बम पर एक जोर की चपत लगा दी। प्याक। ओवी डार्लिंग, तुम बहुत बुरे हो। क्या किसी लेडी को जगाने का ये कोई तरीका है? एरियल गिगल्ड करते हुए चिल्लाई और अपना सिर जियांग फे के सीने में छिपा लिया। है, अगली बार अगर तुम कडल करना चाहो तो मुझे सीधा बता देना, जियांग फे ने कहा। चलो अब घर चलते हैं। वो कहाँ है? एरियल ने पूछा। चाइना। जियांग फे ने एरियल को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करते हुए कहा। पूरी रात सोने के बाद जियांग फे एकदम फ्रेश और रिवाइटलाइज्ड होकर उठा। 0541 मेरा करंट पावर लेवल क्या है? कैप्टन, आपका पावर लेवल अभी लेवल 4 की पिनिकल स्टेज पर है। एक बार जब आप अपने एनर्जी कंट्रोल में मास्टर हो जाएंगे और उसे कॉम्बैट में पूरी तरह से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे तो आप लेवल 5 को पार कर सकेंगे। हालांकि ये एस्टिमेट किया गया है कि किसी लेवल 5 मेटा ह्यूमन के साथ फाइट में आपके हारने का चांस 99.99% और मरने का चांस 98% होगा। अच्छी बात यह है कि लेवल 5 से नीचे के पावर लेवल वाले किसी भी इंसान से फाइट में आपके जीतने का चांस 100% होगा। हाँ, तुम्हें यह बात इस तरह कहने की जरूरत नहीं है। रुको, क्या तुमने ये कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को हरा सकता हूं जो लेवल 5 मेटा ह्यूमन नहीं है? जियांग फे ने अपनी दोनों आंखें फाड़ते हुए कहा। यह बिल्कुल सही है, 0541 ने कहा। यह तो बहुत बढ़िया है। जियांग फे खुशी से उछल पड़ा। उसे वो सिल्वर रिंग उठाए और मेटा ह्यूमंस की दुनिया में कदम रखे 6 महीने हो चुके थे। वो खुद को एक आम इंसान से एक पावरफुल फाइटर में मॉर्फ कर पाया था। धरती पर किसी ने भी, यहां तक कि मेटा ह्यूमन सोसाइटी में भी किसी ने इतनी तेज ग्रोथ के बारे में कभी नहीं सुना था।
तो मुझे अगला पोषण कब मिल सकता है? जियांग फे ने कहा। भले ही उसने अपनी इस नई पावर में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन वो पहले ही प्रोग्रेस की अगली स्टेज के लिए प्लान कर रहा था। कैप्टन, उड़ने की कोशिश करने से पहले रेंगना सीखिए। लेवल 5 कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी ऐसे ही मिल जाए। भले ही हमारे पास वोल्केनो में वो सोता हुआ सुअर है, लेकिन पोशंस बनाने के लिए हमें लेवल 5 के फ्लैश से भी ज्यादा चीजों की जरूरत है। 0541 ने कहा। हमें और क्या चाहिए? रुको, मुझे इसका जवाब पहले से पता है। पावर। 0541 ने कहा। भले ही जियांग फे कह चुका था कि उसे जवाब पता है। अरे यार, ये हमेशा यही होता है। जब तक उसे ब्रेवहार्ट का मेन इंजन रूम नहीं मिल जाता, वो 0541 के मुंह से पावर वर्ड सुनकर कभी बोर नहीं होने वाला था। वो जानता था कि अब मेन इंजन रूम ढूंढने के लिए सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलने वाला था। भले ही अभी भी कुछ जगहें ऐसी थीं जहां वो नहीं गए थे, लेकिन भगवान ही जानता था कि वो उसे ढूंढ पाएगा या नहीं। जियांग फे ने अपने बनाए हुए इग्लू को हटाया और साइड में एक नॉर्मल सा पंच मारकर उसे तोड़ दिया। फिर उसने जायंट सॉर्ड बाहर निकाली। इससे पहले कि वो उड़ना शुरू कर पाता, एरियल उछलकर उस पर बैठ गई और पीछे से जियांग फे को गले लगा लिया। वो लड़की खुद भी उड़ सकती थी, लेकिन चूंकि जियांग फे को गले लगाने का मौका बिल्कुल सामने था, इसलिए एरियल ने उसे हाथ से जाने नहीं दिया और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। लगभग 8 घंटे बाद जियांग फे ने चाइना के पानी में एंटर किया। वो एक अनजान सुनसान बीच के पास उतरा और 0541 से प्लैनेट नामिक स्टाइल के बॉक्सेस में इंटरसेप्टर्स तैयार करने को कहा। जब सारे बॉक्सेस बनकर तैयार हो गए तो जियांग फे ने हां तियान्यू को कॉल किया। तुम आखिर थे कहाँ? मैं इतने दिनों से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कॉल कनेक्ट होते ही हां तियान्यू चिल्लाया। शांत हो जाओ, मैं अपने मास्टर की ट्रेनिंग वाली जगह पर हूं। क्या हुआ? जियांग फे ने डरते हुए कहा। म्यूटेंट्स के वॉर शुरू करने का ख्याल उसके दिमाग में आ गया था। ओह, सच कहूं तो कुछ खास नहीं। कुछ भी इतना जरूरी नहीं है। ओह, वैसे यूरोप से वैम्पायर्स का एक ग्रुप चाइना आया है और अलायंस से पनाह मांग रहा है। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। यही वजह है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर, चूंकि तुम मिल नहीं रहे थे, तो मैंने उन्हें हाई सिक्योरिटी वाले एक टेम्पररी हिडन शेल्टर में रखवा दिया है। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। उस तरह की जगह, अगर तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, तियान्यू ने कहा। क्रैप, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था। जियांग फे जोर से बोला। वैम्पायर्स बिना किसी नोटिस के अचानक से कहीं से भी आ टपके थे और दावा कर रहे थे कि जियांग फे ने ही उन्हें अलायंस के पास जाने को कहा था। चूंकि जियांग फे से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए अलायंस ने जाहिर तौर पर उन सभी को खास तौर पर उनके लिए तैयार किए गए प्रिजन सेल्स में डाल दिया था। वैम्पायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनजाने में ही अलायंस के कायदी बन गए थे, लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने खुशी खुशी कोऑपरेट किया। भले ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, किसी ने भी पलटकर वार नहीं किया। एक भी वैम्पायर ने भागने की कोशिश नहीं की। ये सब म्यूटेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होने का नतीजा था। अलायंस को डर था कि वैम्पायर सिर्फ घुसपैठ करने का एक तरीका हो सकते हैं। जहां कैदियों की तरह बर्ताव सहना मुश्किल था, वहीं वैम्पायर्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। एक दूर दराज की जगह पर अकेले रहना जहां उन्हें खाना मिल रहा था और 24 घंटे पेट्रोल करने वाले गार्ड्स उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके लिए ये रहने की सबसे बढ़िया जगह थी, क्योंकि लाइकेंस उनका शिकार कर रहे थे। अगर उनसे जाने के लिए कहा भी जाता तो भी वो उस प्रिजन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हाँ, मैं उन वैम्पायर्स की गारंटी ले सकता हूं। मैंने ही उन्हें मदद मांगने के लिए चाइना जाकर अलायंस से मिलने को कहा था। और सबसे जरूरी बात, मुझे यहां से ले जाने के लिए किसी को भेजो। मेरे पास यहां एक प्रेजेंट है जो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, मैं खुद उड़कर आ जाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट? हाँ, तियान्यू ने पूछा। दोनों में से कोई नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बड़ा लेकर आओ, जैसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर। बस ये ध्यान रखना कि उस शिप पर कुछ और न रखा हो। तुम्हें उसमें बहुत सारा सामान लोड करना पड़ेगा। जियांग फे ने कहा। जरा रुको, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ, तियान्यू ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि हाँ, तियान्यू को अंदाजा हो गया था कि जियांग फे बहुत सारा सामान बोलते वक्त मजाक नहीं कर रहा था। बस एक बड़ा शिप ले आओ। तुम्हें भी यहां आना पड़ेगा। ओके, फोन रखने से पहले हाँ, तियान्यू ने कहा। इंतजार करते हुए मैं अपनी बॉडी को नई पावर का आदी बनाने के लिए ट्रेन कर सकता हूं, जियांग फे ने खुद से कहा। किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को निकालने में हेलीकॉप्टर उड़ाने से कहीं ज्यादा टाइम लगता था। हाँ, तियान्यू को जियांग फे तक पहुंचने में कई घंटे लगने वाले थे। अब जब उसके पास टाइम था तो जियांग फे ने अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस सुनसान बीच पर जियांग फे ने 0541 को कम से कम 50 किलोमीटर दूर से आने वाले दुश्मनों के बारे में वार्न करने को कह दिया था, और दूसरी तरफ एरियल भी कम से कम 100 किलोमीटर दूर से दुश्मनों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। चूंकि वो लेवल 4 की पिनकल स्टेज के पावर लेवल तक पहुंच चुका था, इसलिए जियांग फे के लिए ओरिजिन पावर को कंट्रोल करना अब ज्यादा आसान और तेज हो गया था। उसकी मार्शल स्किल्स की ताकत और उनका डिस्ट्रक्टिव पावर भी काफी बढ़ गया था। जैसे जैसे उसने और ज्यादा ट्रेनिंग की, जियांग फे की बॉडी उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां वो एनर्जी इस्तेमाल करते हुए भी उसे लगातार रिकवर कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिकवर करने के लिए जियांग फे अपनी एनर्जी खत्म करने के मकसद से और भी कड़ी ट्रेनिंग करता रहा।
देखते ही देखते उसकी बॉडी चारों तरफ दौड़ती और बहती एनर्जी की आदी हो चुकी थी और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। भले ही बॉडी में नई एनर्जी का आदी होना जरूरी था, लेकिन अगली लेवल के अपग्रेड के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना उससे भी बड़ा काम था। एक तरफ जहां जियांग फे उस दूर दराज के बीच पर ट्रेनिंग में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ हान तियान्यू एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने में लगा हुआ था। सबसे पहले उसे शिप चलाने के लिए क्रू मेंबर्स को रजिस्टर करना पड़ा। एक बार वो काम हो गया तो उसे इस बात का ध्यान रखना था कि चाइना के पानी में जहाज चलाने के लिए उसके पास गवर्नमेंट से क्लियरेंस हो। उसके बाद जियांग फे जो भी लाया था उसके लिए जगह बनाने के खातिर उसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद सारे फाइटर जेट्स को हटाना पड़ा। इन सब कामों में टाइम लगता था। शिप की क्रूजिंग स्पीड की तो बात ही छोड़ दो, उसे स्टार्ट करने में ही बहुत लंबा वक्त लग जाता था। लगभग सनसेट का टाइम हो चुका था जब जियांग फे ने फाइनली समुंदर के किनारे से हां तियान्यू के शिप की परछाई आते हुए देखी। लेकिन चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर उथले पानी में नहीं चल सकता था, इसलिए हां तियान्यू एक हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर पहुंचा। फे, हां तियान्यू ने हाथ हिलाते हुए अपने आने का इशारा किया। हां तियान्यू के हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही जियांग फे खुशी से उसे खींचते हुए ले गया। चलो चलकर देखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्रेजेंट्स लाया हूं। आग कहाँ लगी है? इतनी क्या जल्दी है? ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और काम के लिए भाग रहा हूं? हाँ तियान्यू ने कहा। हेलो, एरियल ने बड़े प्यार से थोड़ा झुककर कहा। हाय, ये लेडी कौन है? हाँ तियान्यू ने पूछा। ये एरियल है, हम दोनों के मास्टर एक ही हैं, जियांग फी ने कहा और फिर एरियल की तरफ मुड़कर बोला। एरियल, ये मेरा भाई हाँ तियान्यू है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे डार्लिंग ने आपके बारे में बताया था, एरियल ने कहा। भले ही एरियल एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन थी, फिर भी वो बहुत पोलाइट और फ्रेंडली थी। उस लेट फीनिक्स की तरह नहीं जो जियांग फे को छोड़कर बाकी सबके लिए हमेशा कोल्ड और अनफ्रेंडली रहती थी। मान गए भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम में भी ये बात है। हाँ तियान्यू ने जियांग फी के कान में फुसफुसाते हुए कहा और उसकी पीठ जोर से थपथपाई। ये उसका जेन्युइन थॉट था। जिस दिन से हन तियान्यू जियांग फे से मिला था, हाँ तियान्यू को हमेशा यही लगता था कि जियांग फे एक ऐसा शट इन है जिसकी लड़कियों से कभी नहीं पटेगी। जब एरियल ने जियांग फे को डार्लिंग कहकर बुलाया तो हन तियान्यू शॉक होने के साथ साथ जियांग फे के लिए खुश भी था। एरियल के डार्लिंग बुलाने पर जियांग फे बुरी तरह क्रिंज कर गया। वो उसे अपना बर्ताव बदलने के लिए कहना बिल्कुल भूल गया था। क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है? हाँ तियान्यू ने इस तरह सिर हिलाते हुए पूछा जैसे कह रहा हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब जल्दी से सब उगल दो। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो ये एक मेटा ह्यूमन है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, जियांग फे ने कहा। उसी पल उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। सी ट्विंग, अगर वो एरियल को मेंडा स्क्वायर वाले अपने घर ले गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि इजाबेला को रिवाइव करने के बाद वो उसके साथ कैसे रहेगा। ओह समझ गया, हाँ तियान्यू ने बस सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने और सवाल पूछने बंद कर दिए। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उन प्रेजेंट्स का ख्याल घूम रहा था जिनके बारे में जियांग फे ने उसे बताया था। वो जियांग फे को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अगर जियांग फे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता तो ये पूरी तरह से उसी की मर्जी होती। हन तियान्यू जियांग फे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता था। भले ही हाँ तियान्यू उस बीच पर सबसे वीक इंसान था, फिर भी वो एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट था। हवा की स्पीड से दौड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था। वो तीनों उस जगह की तरफ बढ़े जहां जियांग फे ने वो बॉक्सेस रखे हुए थे। क्या ये एलियन आर्टिफैक्ट्स नहीं है? इंटरसेप्टर्स को रखने वाले उन बॉक्सेस का एलियन डिजाइन देखते ही हाँ तियान्यू जोर से चिल्लाया। ओह, तो तुम्हें इनके बारे में पता है, जियांग फे ने कहा। PSSSSHH किसी स्पेसशिप का दरवाजा खुलने वाले हॉलीवुड इफेक्ट्स की तरह ही बॉक्स में से भाप बाहर निकलने लगी। इसे बॉक्स कहना बहुत छोटी बात होती। जियांग फे ने इसे बॉक्स सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि ये स्क्वायर शेप का एक कंटेनर था जिसमें चीजें रखी जाती थीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने घर पर नॉवेल्स और बाकी फालतू सामान रखने के लिए इस्तेमाल करता था। असल में वो बॉक्स एक मेटल कंटेनर था जो कम से कम एक घर जितना बड़ा था, शायद घर से भी बड़ा। क्या ये फाइटर जेट्स हैं? क्या ये भी वेपन्स हैं? वो क्या हैं? ओ माय गॉड, तुम्हें ये सब आखिर कहाँ से मिले? हाँ तियान्यू बड़बड़ाता रहा क्योंकि वो शांत ही नहीं हो पा रहा था। मांडा ग्रुप के पास ब्रेवहार्ट का एक हिस्सा था, लेकिन वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट लाउंज था। इसीलिए जियांग फी ने उसे हाँ तियान्यू के पास ही रहने दिया था। फिर भी उस एंटरटेनमेंट लाउंज में प्लानेट नामिक की वेपनरी और उनकी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। यही वजह थी कि हाँ तियान्यू अपने सामने रखे उन वेपन्स को पहचान गया था। हाँ तियान्यू को कंटेनर में रखे वेपन्स के नेचर के बारे में पता था। बस बदकिस्मती ये थी कि मांडा ग्रुप में एलियन टेक्नोलॉजी को डिसाइफर करने वाले इंजीनियर्स अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। किसी दूसरे प्लैनेट की चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी वो इंजीनियर्स फाइटर जेट के कुछ पार्ट्स के साथ काम चलाने में कामयाब रहे थे, जिन्हें रेप्लिकेट करके अर्थ की टेक्नोलॉजी पर अप्लाई किया गया था। इससे हाँ तियान्यू की कंपनी ऐसे वेपन्स मैन्युफैक्चर कर पाई जो दुनिया से तो कुछ दशक आगे थे, लेकिन अमेरिका से नहीं। और आज उस बीच पर जियांग फे ऐसे कंटेनर्स के साथ आ टपका था जो पूरी तरह से उन फाइटर जेट्स से भरे हुए थे जिन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए हाँ तियान्यू इतनी मेहनत कर रहा था। अगर वो इन्हें वापस लैब ले जा पाता तो उसके इंजीनियर्स इस पर और ज्यादा स्टडी कर पाते। क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? हाँ
टियान्यू ने ऐसे एक्साइटेड होकर पूछा जैसे कोई बच्चा अपने पापा से अम्यूजमेंट पार्क में खेलने की परमिशन मांग रहा हो। बिल्कुल, तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो। ये वही प्रेजेंट्स हैं जो मैंने तुम्हें देने की बात कही थी। FCK, या बुरा मत मानना अगर मैं खुद ही सब देख लूं। हाँ, टियान्यू खुले हुए कॉकपिट हैच वाले एक इंटरसेप्टर्स के अंदर घुस गया। कॉकपिट में घुसते ही हाँ टियान्यू को कुछ अजीब लगा और उसके मुंह से आवाज निकल गई। एलियन एंटरटेनमेंट लाउंज से मिली इन्फॉर्मेशन में उसने जो देखा था ये उससे बिल्कुल अलग था। वो जिस कॉकपिट में बैठा था वो एकदम अर्थ के किसी फाइटर जेट जैसा दिख रहा था। इस पॉइंट पर यह साफ था कि उस एलियन क्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया था। ओरिजिनल कंट्रोल पैनल ह्यूमन फ्रेंडली नहीं था। उसमें कई सारे बटन्स और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स थे जिन्हें एक साथ कई इनपुट्स की जरूरत होती थी, जैसे कि ओरिजिनल पायलट के पास कई सारे हाथ होना जरूरी हो। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्हें पता था कि क्राफ्ट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए उस एलियन के कई हाथ पैर होते होंगे। अर्थ पर ऐसा कौन है जो इतनी कॉम्प्लेक्स एलियन टेक्नोलॉजी को समझ सके? कौन इस एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है और अर्थ की टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करने के लिए इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है? हाँ टियान्यू ने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद हाँ टियान्यू उस क्राफ्ट से बाहर निकला और जल्दी से जियांग फे की तरफ बढ़ा। फिर उसने जियांग फे को जोर से पकड़ा और बोला, भाई जियांग फे, क्या तुम अभी भी मुझे अपना भाई मानते हो? अरे यार, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे जवाब दो। हाँ, तुम मेरे भाई हो, अभी भी और हमेशा। जियांग फे घबराने लगा। ठीक है, अब तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं। तुम्हें मुझे सच सच जवाब देना होगा। ओके, ठीक है, तो बताओ, क्या तुम सच में अर्थ से हो? हाँ, टियान्यू अंदर तक डरा हुआ था। उसे उस जवाब को सुनने से डर लग रहा था जो वो कभी नहीं सुनना चाहता था। बाकी समझदार इंसानों की तरह हाँ टियान्यू को भी मौत से डर लगता था। सच कहूं तो वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन इस पॉइंट पर उसे सच जानना ही था। अगर जियांग फे सच में एक एलियन था तो उसे डरना ही था इस बात से कि जियांग फे कोई इंसान नहीं था और उसकी ह्यूमैनिटी की वैल्यूज भी अलग थीं। उसे डर था कि सच जानने के बाद कहीं जियांग फे उसे मार ही न दे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं इंसान हूं, मेरे भी माँ बाप हैं, मैं खाता हूं, सोता हूं, गेम्स खेलता हूं, मैं और क्या कहूं? जियांग फे ने कहा। तुम्हारे मास्टर का क्या? क्या वो एलियन है? हाँ, टियान्यू ने जियांग फे को जोर से झकझोरते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, वो भी मेरी ही तरह है, बस ज्यादा स्ट्रांग है, जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। युगे शानजेन सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा था। टेक्निकली देखा जाए तो वो न इंसान था और न ही एलियन। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, टियान्यू ने जियांग फी को एक बार फिर से हिलाते हुए पूछा। अरे यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ऐसा तो है नहीं कि मुझे बदले में कुछ मिलने वाला है, जियांग फे ने दोबारा अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। जियांग फी का जवाब सुनकर हाँ टियान्यू उसके चेहरे के इतने करीब आ गया कि उसकी नाक जियांग फी की नाक से छूने ही वाली थी। उसे जियांग फे के चेहरे पर सिर्फ झुंझलाहट दिख रही थी जो सच बोल रहा था। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अपने हाथ और अपना चेहरा मुझसे दूर रखो, मेरा वो शौक नहीं है। मुझे लड़कियां पसंद हैं, बूब्स और बाकी सबके साथ, डिक्स नहीं, जियांग फे ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। हाँ, टियान्यू किसी कागज के टुकड़े की तरह पीछे धकेल दिया गया और घुटनों के बल उस रेतीले बीच पर जा गिरा। वो शौक में था। उसने सच में मान लिया था कि जियांग फे एक एलियन है जिसे इंसानियत पर जासूसी करने के लिए अर्थ पर भेजा गया है। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि अगर वो अपनी हद पार करेगा तो जियांग फे उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मार देगा। जियांग फे और एरियल ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जियांग फे चलकर हाँ टियान्यू के पास गया जो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बिना हिले डुले घुटनों के बल बैठा था। उसने उकड़ू बैठकर उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारा। ज्यादा जोर से नहीं, बस इतना कि वो वापस होश में आ जाए। क्या तुमने कुछ लिया है? क्या तुम ड्रग्स के नशे में हो? डोज ज्यादा हो गया या कम पड़ गया? जियांग फी ने मजाक करते हुए हाँ टियान्यू को खड़े होने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एरियल ने जियांग फे के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, ये शौक में है, मुझे नहीं पता ये क्या सोच रहा है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि एक पल के लिए ये सच में बहुत डर गया था। हाँ, टियान्यू अपने ख्यालों से बाहर आया और जियांग फी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। यार, मैं इतना डर गया था कि मेरी वहीं पैंट में पेशाब निकल जाती। हाँ, टियान्यू ने घबराते हुए अपनी पैंट में पेशाब के दाग चेक करते हुए कहा। डर गया था? तुम्हारे जैसा इंसान आखिर किस चीज से डरेगा? अपनी उन एक्स गर्लफ्रेंड से जिन्हें तुमने धोखा दिया है, जियांग फे ने कहा। तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है? जियांग फी ने हाँ टियान्यू की बाह पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम्हें किसी इमेच्योर ब्रैट की तरह बर्ताव करते देखकर मुझे तसल्ली मिल गई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, टियान्यू खुद पर ही हंसते हुए बोला। इमेच्योर ब्रैट? तो इसका मतलब है कि तुम्हें वो प्रेजेंट नहीं चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था? गेस वॉट, मैं ये जांग फैमिली को दे दूंगा, शायद वो मुझे एक मैच्योर इंसान समझें, जियांग फे ने मजाक में कहा। वाह, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, टियान्यू का रिएक्शन देखकर जियांग फे हैरान रह गया। उसने सोचा था कि इंटरसेप्टर्स को इंसानों के हिसाब से रिमॉडल करना हाँ टियान्यू की मदद के लिए एक बढ़िया आइडिया रहेगा। उसे क्या पता था कि कॉकपिट में किए गए उसके चेंजेस हाँ टियान्यू को इतना फ्रीक आउट कर देंगे। जियांग फे ने तो बस चाइना को खुद को डिफेंड करने में मदद करने के लिए ऐसा किया था।
अगर उसने कंट्रोल्स नहीं बदले होते तो हाँ, टियान्यू को उन्हें समझने के लिए रिवर्स इंजीनियर करने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता और उन्हें मॉडिफाई करने में तो और भी ज़्यादा वक्त बर्बाद होता। पता नहीं उसे ऐसा करने में कितना टाइम लग जाता, और जब तक वो ये सब कर पाता तब तक शायद म्यूटेंट्स और अमेरिकन चाइना पर अटैक कर चुके होते। जियांग फी ने गहरी सांस ली और चलकर हाँ टियान्यू के पास गया। मुझे समझ आ रहा है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं चाइना का नागरिक हूं। मैं अपने देश को धोखा देने वाला कोई काम नहीं करूंगा, जियांग फे ने कहा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, हाँ टियान्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। सच कहूं तो हान टियान्यू जियांग फे को कुछ टाइम से जानता था और उसने खुद देखा था कि जियांग फे ने अपने दम पर कैसे इतनी प्रोग्रेस की थी। ईमानदारी से कहूं तो उसे भी यकीन नहीं था कि जियांग फे कोई एलियन है, लेकिन कॉकपिट के अंदर के नज़ारे ने सच में उसके पसीने छुड़ा दिए थे। ओह हाँ, इन वेपन्स के अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करना मत भूलना। बाकी लोगों को वैसे डरने से बचा लेना जैसे तुम डर गए थे, जियांग फे ने कहा। बिल्कुल। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले ये मॉडिफिकेशंस किसने किए थे? हाँ, टियान्यू ने पूछा। वेल ओके, जियांग फे ने कहा। जियांग फे अपने सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने कुछ और कहने का फैसला किया। थैंक्स, हान टियान्यू ने ईमानदारी से कहा। अगर वो हाँ टियान्यू को अपने सीक्रेट्स बता सकता था तो इसका मतलब था कि जियांग फे सच में उसका दोस्त था। असल में मुझे एक एलियन वेपन फैक्ट्री मिली है, तो बस यही बात है। ये पूरी तरह से सच नहीं था, लेकिन फिर भी सच ही था। उसके पास वेपन फैक्ट्री तो थी, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा थी। जियांग फे ने तो बस बहुत थोड़ा सा सच बताया था। एक फैक्ट्री? एक असली एलियन फैक्ट्री? क्या ये सच में वेपन्स बना सकती है? हाँ, टियान्यू ने पूछा। बिल्कुल। क्या तुमने ये वेपन्स देखे? ये सब फैक्ट्री से एकदम फ्रेश निकल कर आए हैं, जियांग फे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। SH*T। हाँ, टियान्यू चिल्लाया। फिर उसने जियांग फे को एक बार फिर से पकड़ा और बड़बड़ाने लगा। 200 फाइटर जेट्स। मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। मुझे बैटल क्रूजर्स चाहिए। ओह, मुझे चाहिए। जियांग फी ने काफी देर तक हाँ टियान्यू को घूरा, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने हाँ टियान्यू को कोहनी मारी और उस पर चिल्लाया, यो, तुम्हें ये चाहिए और वो चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए बनाएगा कौन? हाँ। जियांग फे खुद को बहुत जेनरस मान रहा था कि उसने उसे 30 इंटरसेप्टर्स दिए थे। किसे पता था कि वो इंसान इतना लालची निकलेगा कि उसने एंटरटेनमेंट लाउंज में देखे सारे वेपन्स की लिस्ट ही बना दी। वुप्स, सॉरी। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास फैक्ट्री है? कम ऑन, मेरे लिए कुछ बना दो। अपने अचानक ऐसे फूट पड़ने के लिए माफी मांगने से पहले हाँ टियान्यू ने कहा। ओ बिल्कुल, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं तुम्हारे लिए एक कप नूडल बना सकता हूं, जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। क्या ये मटीरियल्स के बारे में है? उस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हें जो मटीरियल्स चाहिए वो ला कर दे सकता है। हाँ, टियान्यू ने एक आंख मारते हुए और थम्स अप देते हुए कहा। ये मटीरियल्स के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है, जियांग फे ने कहा। पावर? तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी? कोई पावर सोर्स? पूरी तरह से नहीं। देखो, फैक्ट्री और वो वेपन्स खुद किसी तरह की एलियन एनर्जी पर चलते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास वो होगी, क्योंकि मैंने इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री के सारे एनर्जी क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर लिए हैं, जियांग फे ने झूठ बोलते हुए कहा। एनर्जी क्रिस्टल्स? वो क्या है? वो किसी क्रिस्टल जैसी चीज है। एक ट्रांसपेरेंट जियांग फे हान टियान्यू को एनर्जी क्रिस्टल के नेचर के बारे में समझाने लगा। ओह, तो वो चीजें एनर्जी क्रिस्टल हैं? हाँ, टियान्यू ऐसे चिल्लाया जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। तो तुम्हारे पास वो हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? हाँ, टियान्यू का एक्सप्रेशन समझते ही जियांग फे ने कहा। यह सच में एक सरप्राइज था, क्योंकि जियांग फे उन्हें ढूंढने में अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहा था। ERHM, मेरे पास कुछ हैं। असल में जब हमें वो पहली बार मिले थे तो हमें लगा कि वो कुछ खास नहीं है। हमें उनका काम समझ नहीं आया और हमने उन्हें बिल्डिंग मटीरियल समझ लिया। बिल्डिंग मटीरियल? तुमने क्या किया? तुमने आखिर किया क्या? जियांग फे जोर से चिल्लाया। अगर उसने कुछ और बनाने के लिए उन्हें तोड़ दिया था तो ये किसी खजाने को बर्बाद करने जैसा था। तुम्हारे पास कितने हैं? जियांग फे ने पूछा। करीब 1000 के आसपास, हाँ, टियान्यू ने धीरे से कहा। 1000? जियांग फे सन्न रह गया। हाँ, टियान्यू की इस किस्मत वाली खोज के बारे में सुनकर वो लगभग बेहोश ही होने वाला था। इससे पहले कि वो बेहोश होता, वो वापस होश में आया और उसने जल्दी से अगला सवाल पूछा। तो तुमने उनका क्या किया? उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इतनी मजबूत थी कि हमें लगा वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए एकदम सही हैं, तो मैंने उन्हें इंटेरोगेशन रूम्स में टेम्पर्ड ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, शर्म से पीछे हटते हुए हाँ टियान्यू ने कहा। अलायंस में जाहिर तौर पर ऐसे क्रिमिनल्स होते थे जिन्हें अलायंस के मेंबर्स ने पकड़ा होता था। इन क्रिमिनल्स और गलत काम करने वालों को मजबूत सेल्स में कैद किया जाता था, जिन्हें एक्स्ट्रा मजबूत बनाया गया था। हाँ, टियान्यू के पास जो एनर्जी क्रिस्टल्स थे उनका इस्तेमाल उन्हीं सेल्स को बनाने में किया गया था। हे ब्रदर, जियांग फे ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ धीरे से कहा। हाँ, FCK वेरी मच। माफी मांगने के लिए हाँ टियान्यू बस अपना सिर झुका सका। फिर उसे एक आइडिया आया। क्या हो अगर मैं वो एनर्जी क्रिस्टल्स वापस निकाल लूं और वो सब तुम्हें दे दूं? तुम किस तरह के वेपन्स बना सकते हो?
हाँ, तियान्यू ने कहा। कितने? 1000 एनर्जी क्रिस्टल के साथ मैं आसानी से 30 फाइटर जेट्स, एक सबमरीन, एक बैटल क्रूजर और एक हेलिकैरियर बना सकता हूँ। जियांग फेई ने अपना खुद का हिस्सा निकालने का हिसाब लगाने के बाद कहा। अगर हाँ, तियान्यू उसे 1000 एनर्जी क्रिस्टल्स देता तो जियांग फे को अपनी लिस्ट के वेपन्स बनाने के लिए सिर्फ 200 से कुछ ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स ही खर्च करने पड़ते। फिर जियांग फे बचे हुए 800 एनर्जी क्रिस्टल्स को आराम से अपनी जेब में डाल सकता था।